गुड इवनिंग दोस्तों, दीक्षांत आईएएस के ऑनलाइन डिजिटल फाउंडेशन कोर्स में इंडियन पॉलिटी की क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है। और कल की क्लास में आपसे मैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना से जुड़े हुए ज़्यादातर पक्षों को डिस्कस मैंने किया था। लास्ट के 2-3 पक्ष ऐसे हैं जिन पर आपसे क्या है डिस्कस किया जाएगा, और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोगों के मैसेजेस का आनंद ले रहा हूँ और अब मैं आपसे प्रस्तावना और भारतीय संविधान के बारे में जो बातें हैं उन बातों को यहाँ पर कंप्लीट करूँगा। और इसमें सबसे पहले एक बहुत बड़ा सवाल है कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का अंग है या नहीं है। और इसमें हम लोग अंग के साथ साथ इस बात को भी समझेंगे कि भारतीय संविधान में संविधान निर्माताओं के मन की कुंजी क्या थी, कुंजी क्या थी, उस कुंजी को भी क्या है हम लोग समझेंगे। और भारतीय संविधान के संदर्भ में कि भारतीय जो संविधान है उस संविधान के संदर्भ में प्रस्तावना का महत्व क्या है, इस बात को भी हम लोग समझेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको ये डिस्कस करूंगा कि प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं है। कई ऐसे सवाल हैं, यहां पर मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं संविधान की प्रस्तावना या प्रस्तावना और संविधान, इसका संबंध जो है, इस संबंध को हम लोग देखेंगे। कुछ लोगों का कहना था या शुरू में ये बात प्रतिपादित की गई कि प्रस्तावना जो है वह संविधान का अंग नहीं है। प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। कुछ लोगों का यह कहना था कि नहीं, अंग है, पार्ट है। जो लोग ये कह रहे थे कि अंग नहीं है, वे कौन से केस थे ये आपको जानना जरूरी है। और उसमें दलील क्या थी, मतलब जो ये कह रहे थे कि प्रियम्बल इज नॉट पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वे लोग कौन लोग थे। और जो लोग ये कह रहे थे कि नहीं, प्रियम्बल जो है वो पार्ट है, वो कौन लोग थे। तो यहां पर अगर आपने 1960 के बेरुबाड़ी केस के मामले में आपने सुना होगा, तो बेरुबाड़ी केस में भारत के उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। सवाल यहां पर यह उठता है कि बेरुबाड़ी वाद में इस प्रकार का निर्णय क्यों दिया गया था, मतलब यहां पर कि दलील क्या थी, इसमें जो दलील है वह दलील क्या थी, क्या आर्गुमेंट क्या दिया गया। तो यहां पर एक दलील यह दी गई कि प्रियम्बल डिडंट कन्फर एनी सबस्टेंटिव पावर टू लेजिस्लेचर। प्रस्तावना किसी भी विधायिका को कोई भी सारभूत शक्ति जो है वह प्रदान नहीं करती। और संविधान में जितने भी प्रावधान हैं वो कहीं ना कहीं कुछ शक्तियों से क्या है, जुड़े हुए हैं। इसका मतलब यहां पर यह है कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, क्योंकि प्रस्तावना के पीछे कोई भी कानूनी शक्ति नहीं है। प्रस्तावना जो है वह किसी भी लीगल पावर को कन्फर नहीं करती है। बेरुबाड़ी केस में हमारे एक
न्यायाधीश ने कहा कि जो प्रियम्बल है, वह प्रियम्बल जो है वह लेजिस्लेचर को कोई भी सबस्टेंटिव पावर, कोई भी शक्ति नहीं देता है। आमतौर पर जो चीजें कानून से जुड़ी होती हैं उनमें कुछ शक्तियां होती हैं, प्रस्तावना में ऐसी कोई बात नहीं है। दूसरा एक और दलील दी गई, जो दलील वास्तव में ये थी कि प्रस्तावना के बारे में, या प्रस्तावना जो है वह एक्ट से या प्रावधानों से भिन्न है। एक ये भी कह, जो प्रावधान है उन प्रावधानों से क्या है, भिन्न है। लेकिन बाद में चलकर सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन में परिवर्तन किया और केशवानंद भारती के 1973 के वाद में और बुम्मई के 1994 के वाद में भारत के उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। तो यहां पर यह निर्णय कहां कब आया? एक तो बच्चों 1973 के केशवानंद भारती वाद में यह निर्णय दिया गया। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के वाद में यह निर्णय दिया गया कि प्रस्तावना जो है वह संविधान का क्या है, अंग है। इसके साथ ही यहां पर 1994 के बुम्मई केस में, बुम्मई वाद में भी यह निर्णय क्या है, दिया गया। अब यहां पर एक और सवाल है कि भाई दलील क्या है, यहां पर इन निर्णयों के पीछे दलीलें क्या दी गई। कानूनी शक्ति नहीं होने का मतलब है कि जैसे कानून बनाने की शक्ति, किसी को कोई अधिकार देने की शक्ति, ये सब कानूनी शक्तियां हैं। पावर तीन प्रकार के होते हैं। एक कानून बनाने का होता है, इसके साथ ही एक कानून को लागू करने का होता है, और इसके साथ ही एक वाद विवाद के समाधान की न्यायिक शक्ति होती है। तो जब हम लोग ये कहते हैं कि कोई शक्ति नहीं दी गई प्रस्तावना के संदर्भ में, तो उसका यहां पर मतलब है कि जैसे विधायिकाओं को या विधायिकाओं के कानूनों को कुछ शक्तियां निहित होती हैं, वैसे प्रस्तावना में कोई सबस्टेंटिव पावर क्या है, नहीं है। अपने आप में कोई पावर क्या है, इसमें नहीं है। और इसलिए संविधान में जो बातें हैं वो अगर हम लोग आर्टिकल्स या प्रोविजन के संदर्भ में देखें तो यहां पर जितने आर्टिकल और प्रोविजन हैं, उन आर्टिकल और प्रोविजन में कुछ न कुछ वास्तव में अधिकार, कर्तव्य, कोई न कोई बात कही गई है, और वे बातें न्यायालय में एक आधार का कार्य करती हैं। प्रस्तावना के संबंध में ऐसा नहीं है। दरअसल यहां पर ये बिल्कुल क्या है, ये कहा गया कि preamble was not part of the constitution because it didn't confer any substantial power upon in legislatures। तो कोई सबस्टेंशियल पावर जो है वो लेजिस्लेचर को इससे नहीं मिलता। इसका मतलब क्या है कि इसको विधायिकाएं आधार मानकर कोई भी वास्तव में कानून, या हम ये कह सकते हैं कि उनको कानून बनाने की कोई शक्ति क्या है, नहीं मिलती है। अब यहां पर मैंने कहा कि कुछ लोगों ने कहा कि नहीं ये अंग है, और अंग कहने वाले जो लोग थे वो यहां पर दो निर्णय थे। 1973 का केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का निर्णय, और इसके साथ ही बुम्मई वाद 1994 का जो बुम्मई वाद था वह वाद। यहां पर भी बच्चों कुछ दलील दी गई, और वह दलील क्या है, वह दलील क्या दी गई, वहां पर यह दलील दी गई कि जैसे संविधान होता है, संविधान के जो दूसरे प्रावधान हैं,
जैसे उनको क्या किया गया, डिस्कस किया गया, जैसे उनको इनैक्ट किया गया, एडॉप्ट किया गया, उसी तरह से भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उस प्रस्तावना को भी डिस्कस किया गया, उसे भी इनैक्ट किया गया, उसे भी एडॉप्ट किया गया। तो संविधान के दूसरे भागों की तरह ही भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर भी चर्चा की गई, उसे भी वास्तव में पारित किया गया। और इस आधार पर सुभाष कश्यप जी ये वास्तव में दलील देते हैं, मतलब यहां पर प्रस्तावना जो है वह संविधान का अंग है, संविधान का अंग है। इसके बारे में जो दलील है उस दलील का पहला भाग क्या है? उस दलील का पहला भाग यह है कि सुभाष कश्यप जी अपनी किताब में ये लिखते हैं कि दरअसल जिसे आप प्रस्तावना कहते हैं वह प्रस्तावना भी संविधान के दूसरे भागों की तरह ही डिस्कस की गई थी। वह प्रस्तावना भी संविधान के दूसरे भागों की तरह डिस्कस की गई थी। वह प्रस्तावना भी दूसरे भागों की तरह एडॉप्ट की गई थी। वह प्रस्तावना भी दूसरे भागों की तरह इनैक्ट की गई थी। मतलब जैसे दूसरे प्रावधानों को पारित किया गया था वैसे ही प्रस्तावना को भी पारित किया गया। दूसरी बात यहां पर यह है कि उन्होंने यह भी कहा कि प्रियम्बल के बारे में हमारे वास्तव में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में खुद यह कहा गया कि द क्वेश्चन इज दैट प्रियम्बल स्टैंड पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यहां पर यह क्वेश्चन कहकर यह बताया गया कि संविधान सभा में यह डिस्कशन हुआ था। तो यहां पर दूसरा तर्क क्या दिया गया कि संविधान सभा ने स्वयं प्रस्तावना को संविधान के भाग के रूप में स्वीकार किया था। प्रस्तावना को संविधान के भाग के रूप में क्या है, स्वीकार किया था। और इसके साथ ही यहां पर यह भी बात कही गई कि प्रस्तावना और दूसरे प्रावधानों में वास्तव में जो अंतर किया जाता है वो अंतर पहले तर्क के आधार पर क्या है जाता है। इनैक्ट करने का मतलब है अधिनियमित करना, कानून बनाना, अधिनियमन करना, कानूनी। वास्तव में इनैक्ट मतलब, एक्ट मतलब कानून होता है, इनैक्ट मतलब होता है बनाना। तो ये दोनों तर्क क्या है दिए गए, और ये दोनों तर्क देकर इस तरह से अब हम लोग ये कह सकते हैं कि जो प्रस्तावना है बच्चों वह क्या है, वह संविधान का अंग है। और ऐसा 1973 के केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के वाद में, 1994 के बुम्बई वाद के मामले में यह बात क्या है स्पष्ट तौर पर कही गई। एक और यहां पर सवाल है, और वह सवाल यहां पर यह है कि क्या प्रस्तावना लीगली इन्फोर्सेबल है। जैसे मूल अधिकार हैं, तो मूल अधिकार जो है वो लीगली क्या है, इन्फोर्सेबल है। और अगर कहीं पर भी मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो कोई भी व्यक्ति सीधे कोर्ट जा सकता है। वह उल्लंघन के मामले के संदर्भ में क्या प्रस्तावना के संदर्भ में यह बात कही जा सकती है? तो आपका उत्तर होगा नहीं। यहां पर आप ये देखें कि अगला जो पॉइंट है वह पॉइंट क्या है कि प्रस्तावना जो है वह लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है। मतलब यहां पर कानूनी तौर पर प्रवर्तनीय नहीं है। और यह बात वहीं से निकलती है जिसमें प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना गया। वास्तव में प्रस्तावना को
संविधान का अंग नहीं माना गया, तो उसमें पहला लॉजिक ही यही दिया गया कि अपने आप में कोई सबस्टेंशियल पावर इसमें क्या है, नहीं है। प्रस्तावना कानूनी तौर पर प्रवर्तनीय नहीं है, यह बात वास्तव में कई केसेस में इस बात को क्या है कहा गया, और इस बात को दरअसल हम यहां पर हम ये कह सकते हैं कि बेरुबाड़ी केस में यह बात स्पष्ट तौर पर क्या है कही गई कि प्रस्तावना जो है वह कानूनी तौर पर क्या है, प्रवर्तनीय नहीं। मतलब यह कहा गया कि प्रियम्बल इज ए नॉट ए सोर्स ऑफ एनी पावर नॉर ए लिमिटेशन देयर ऑन। प्रियम्बल किसी प्रकार का सोर्स नहीं है, कोई पावर सोर्स, किसी प्रकार की शक्ति का स्रोत नहीं है, और किसी भी प्रकार की शक्ति का वास्तव में क्या है, सीमित क्या है, नहीं करता है। कानूनी तौर पर प्रवर्तनीय नहीं होने का जो वास्तव में मतलब है वो यहां पर यह है कि सुप्रीम कोर्ट के 3 ऐसे वाद हैं, 3 ऐसे मामले हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को बार बार कहा है कि लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है। और यह बात इतनी पसंद आई यूपीपीसीएस के पेपर बनाने वाले को कि उसने एकदम इसी बात को पिछले साल पूछ लिया, और इस पर शुरू में जो महान मोटी किताब पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं वो चकनाचूर हो गए कि ये कहां से आ गया। तो मैं एक दिन आपको डिस्कस करके दिखाऊंगा कि सवाल पॉलिटी के आते कहां से हैं, वो कौन सी किताबें हैं जहां से यूपीएससी के क्वेश्चन बनाने वाले क्वेश्चन बनाते हैं, और क्यों हम लोग इतना कॉन्फिडेंट रहते हैं कि ये चीजें यहीं से होंगी और ऐसे ही होंगी। तो उस कॉन्फिडेंस को मैं आपके भीतर भी लाना चाहता हूं, और ये जो वास्तव में है विद सोर्स मैं आपको दिखाऊंगा, जल्दी ही दिखाऊंगा कि आपको वहां पर क्या है कि यहां पर ये सभी चीजें क्या है, ये वास्तव में सोर्सेस क्या हैं। इनैक्ट होने का फायदा फिर क्या हुआ, इनैक्ट होने का बहुत सारा नीति निर्देशक तत्व भी तो संविधान में है, लेकिन वह कानूनी तौर पर प्रवर्तनीय नहीं है। तो भाई जिंदगी को एक तरफा क्यों बना रहे हो, यहां पर वास्तव में एक तरफा क्यों बना रहे हैं। एक बहुत दिलचस्प सवाल 2016 और 17 में पूछा गया। 2016 और 17 में पूछा गया कि जो संविधान निर्माताओं के मन की कुंजी क्या है। अब उसमें प्रस्तावना भी दिया गया, राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी दिए गए, और इसके साथ ही वहां पर मूल अधिकार भी दिया गया। कुछ लोग कंफ्यूज हो गए कि क्या है, यहां पर उसका उत्तर भी वही है। बेरुबाड़ी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या है ये उत्तर दिया कि प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के मन की कुंजी है। अब इसको आईएएस में क्या है पूछ दिया गया। तो अब यहां पर पहले वो 3 वाद पहुंच, ये जो है ये यूपीपीसीएस में बच्चों पूछा गया पिछले वर्ष इसको क्या है पूछा गया कि कानूनी तौर पर क्या है। तो कौन कौन से वाद हैं, सबसे पहला बच्चों यहां पर वाद है बेरुबाड़ी वाद। बेरुबाड़ी वाद में भारत के उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि प्रस्तावना जो है वह कानूनी तौर पर प्रवर्तनीय नहीं है। इसके साथ ही बच्चों यहां पर आप पाएंगे कि इंदिरा गांधी बनाम राजनारायणवाद में भी फिर ये क्या है, ये बात क्या है कही गई। तो यहां पर इंदिरा गांधी वर्सेज राजनारायणवाद में 1975 में फिर यह कहा गया कि प्रस्तावना जो है वह संविधान का क्या है, अंग नहीं है। और फिर इसी तरह का एक और मामला था जिसमें भारत के उच्चतम न्यायालय ने फिर कहा था कि प्रस्तावना जो है वह संविधान जो निर्माता हैं उन निर्माताओं के द्वारा वास्तव में कोई कानूनी शक्ति नहीं दी जाती है, और प्रस्तावना के द्वारा जो कानूनी शक्ति नहीं दी जाती है तो इसके संदर्भ में यहां पर यह भी कहा जाता है कि आगे चलकर इस बात को
बुम्मईवाद में भी क्या है रिट्रेट किया गया। बुम्मईवाद में भी ये बातें क्या है 1994 में क्या है कही गई। ये सवाल भी आपसे पूछा जा सकता है। फिर इसके साथ ही यहां पर नेक्स्ट जो पहलू है वह यह है कि प्रस्तावना का महत्व क्या है। प्रस्तावना जो है इसका महत्व क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, प्रस्तावना का जो सबसे पहला महत्व है वह यही है कि अगर आपको संविधान निर्माताओं के द्वारा किसी भी शब्द को, किसी भी विषय को, किसी भी संकल्पना को संकीर्ण या व्यापक अर्थ में प्रयोग किया गया है, यह जानना है तो आपको वास्तव में प्रस्तावना को पढ़ना पड़ेगा। इसीलिए प्रस्तावना का पहला महत्व यह है कि यह संविधान निर्माताओं के मन की कुंजी है। मन की क्या है, कुंजी है। यह प्रस्तावना की सबसे बड़ी बात है कि यह कुंजी है जिससे आप फ्रेमर्स के माइंड को क्या है समझ सकते हैं। द की टू दी फ्रेमर्स ऑफ द माइंड। फ्रेमर्स ऑफ द माइंड, ये क्या है संविधान निर्माताओं के मन की क्या है कुंजी है। एक यहां पर इस बात को क्या है समझना है। क्यों मन की कुंजी है? क्योंकि किसी भी वास्तव में टेक्स्ट शब्द को उन्होंने यहां पर व्यापक अर्थ में प्रयोग किया है, वाइड कॉन्टेक्स्ट में क्या है प्रयोग किया है, या व्यापक अर्थ के बजाय उन्होंने नैरो संकीर्ण या संकुचित अर्थ में प्रयोग किया है। इसको अगर जानने का, संकीर्ण अर्थ में प्रयोग किया है, इसको जानने का हमारे पास जरिया क्या है? हमारे पास जरिया है भारतीय संविधान की प्रस्तावना। और यहां पर क्या है आप ये पाएंगे कि जो वास्तव में संविधान निर्माताओं के मन की जो कुंजी है, इस कुंजी के संदर्भ में इसी को आईएएस में प्री में पूछ दिया गया। ये आईएएस प्री का सवाल है। ये भी बहुत अच्छा क्या है सवाल है। अब यहां पर अगर हम लोग इस चीज को समझें तो समझने का यहां पर यह भी मतलब है कि पर्टिकुलर वर्ड जो है वो किस सेंस में यूज किए गए हैं, उनका सेंस बहुत व्यापक है या बहुत सीमित है। इस बात को क्या है आप समझ सकते हैं प्रस्तावना के माध्यम से। दूसरी बात यहां पर यह कही गई, कुछ लोग ऐसे भी थे उनका कहना था उन्होंने ये कहा कि दरअसल जो कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा है वो प्रस्तावना में है। जैसे गोलकनाथ 1967 के केस में हमारे पूर्व जस्टिस हिदायतुल्लाह साहब ने कहा कि यह संविधान निर्माताओं के मन की कुंजी तो वास्तव में बताई ही गई है, यह दरअसल संविधान की आत्मा भी है। तो शरीर क्या है संविधान का? पूरा शरीर, पूरा जो संविधान है वो पूरा संविधान क्या है शरीर है, और प्रस्तावना क्या है आत्मा है। और आत्मा अगर शरीर छोड़कर चली जाती है तो यह है संविधान निर्माताओं का मत है मन की कुंजी है, मन की कुंजी है। मन रे तू काहे न धीर धरे वाला मन है, मन की कुंजी है। फ्रेमर्स ऑफ द माइंड जो है वो है, मत की नहीं। अब यहां पर दूसरा जो है, दूसरी बात कि कुछ लोगों ने कहा कि यह संविधान की आत्मा है। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने बताया? तो 1967 में गोलकनाथ के केस में जस्टिस हिदायतुल्लाह ने, जस्टिस जो हिदायतुल्लाह थे उन्होंने क्या किया, इसे संविधान की आत्मा बताया। संविधान की आत्मा है, आत्मा जो है वो
बार बार जन्म लेती है, आती है और जाती है, ये बात। अब आपको मूल अधिकारों में अनुच्छेद 32 को भी कहा गया, वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा। यहां पर कॉन्टेक्स्ट क्या है, अलग है। यहां पर कॉन्टेक्स्ट ये है कि संविधान के संशोधन के संदर्भ में ये बात क्या है कही जा रही है। यहां कॉन्टेक्स्ट क्या है, यहां कॉन्टेक्स्ट है कि वो इसेंस है, सार है, निचोड़ है। इस कॉन्टेक्स्ट में कहा गया संविधान का सार है, और जब संविधान का यह सार है तो इस दृश्य से क्या है, आत्मा है। यहां पर इसके साथ ही संविधान के उपबंधों की व्याख्या करने में और समझने में यह सहायक है। संविधान के जो प्रोविजंस हैं, उपबंध हैं, उनकी व्याख्या करने में और इसके साथ ही उनको समझने में यह क्या है, सहायक है। यह भी क्या है, बहुत महत्वपूर्ण बात है। संविधान के उपबंधों को समझने में क्या है, सहायक है। अगर राज्य के नीति निदेशक तत्वों और मूल अधिकारों के संदर्भ में कोई प्राथमिकता और महत्ता का विवाद होता है तो उस विवाद को भी, उसका समाधान भी प्रस्तावना के आधार पर किया जा सकता है। तो यहां पर चौथी बात कि मूल अधिकार है, जो नीति निदेशक तत्व हैं, मूल अधिकार और नीति निदेशक तत्व के बीच के संबंधों को समझने के लिए भी प्रस्तावना क्या है, वो सहायक है। प्रस्तावना जो है वह इस अर्थ में या इस संदर्भ में क्या है, सहायक है। अब एक और यहां पर सवाल है कि प्रस्तावना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि 1973 के केशवानंद भारती के बाद में जो आधारभूत ढांचे का सिद्धांत दिया गया था, अगर उस आधारभूत ढांचे को संविधान में पहचानना है तो उस पहचानने का सबसे प्रमुख आधार प्रस्तावना है। तो प्रस्तावना का महत्व संविधान के आधारभूत ढांचे के संदर्भ में भी है, और यह न्यायालय ने निर्णय दिया कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है वह प्रस्तावना के आधार पर क्या है, पहचाना जा सकता है। अब यहीं पर एक और वास्तव में यह है, संविधानों में, बड़े संविधानों में कई आत्माएं होती हैं। शरीर किसको आप कह रहे हैं, इससे क्या है, आत्मा का पता लगता है। अगर आप इसेंस के दृष्टि से देखेंगे तो इसेंस की दृष्टि से प्रस्तावना है, और अगर आप ये देखेंगे कि लागू करने की बात है, संविधान के प्रावधानों को, मूल अधिकारों को लागू करने की बात है, तो अनुच्छेद 32 है। इसलिए बुद्धिमान आदमी प्रश्नों का जो उत्तर होता है वह संदर्भ के आधार पर देता है। संदर्भ क्या है, कॉन्टेक्स्ट क्या है। अगर डॉक्टर VR अंबेडकर की बात आ जाएगी तो वहां तो आप खोज कर टिक करके देखेंगे कि कहां है अनुच्छेद 32 और कहां है उच्चतम न्यायालय के द्वारा रिटों को जारी करने की क्या है, शक्ति। तो जब डॉक्टर BR अंबेडकर की बात आ जाएगी तो उनका कॉन्टेक्स्ट क्या था भाई। डॉक्टर BR अंबेडकर का कॉन्टेक्स्ट ये था कि मूल अधिकार तो कह दिए गए, लेकिन मूल अधिकारों का लागू करने का मैकेनिज्म भी देकर जा रहा हूं, और संविधान के प्रावधान लागू करने के दृष्टि से वो एक्ट, या वो क्या हो गए, हम ये कह सकते हैं कि वे एक्टिंग प्रिंसिपल हो गए। तो एक्टिंग प्रिंसिपल के हिसाब से आत्मा है। इसलिए जो है, आप प्रशासनिक अधिकारी बनने जा रहे हैं, प्रशासनिक अधिकारी बनने की सोच रहे हैं, इसलिए कभी शब्दों के पीछे के जो आशय हैं उन आशयों को भी तो समझने की कोशिश करिए। एनसीईआरटी में जो लाइंस लिखी जाती हैं उन लाइनों के बीच के भी कुछ अर्थ होते हैं जो पहली बार पढ़ने पर समझ में नहीं आते हैं, जब दूसरी बार आप पढ़ते हैं तब समझ में आता है। तो जो कहा गया है वो भी समझो, और जो नहीं कहा जा रहा है उसको क्या है, समझोगे। क्या विश्व के सभी देशों के संविधान की प्रस्तावना होती है,
या केवल नहीं, विश्व के सभी देशों के संविधानों की प्रस्तावना क्या है होती है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मूल ढांचे को नहीं बदला जा सकता, ये ढांचा क्या है, ये भी एक सवाल है। तो यहां पर ये 5 जो पॉइंट हैं महत्व के संदर्भ में, यहां पर क्या है इसको हम लोग बताते हैं। फिर यहां पर ये बताते हैं कि भारतीय संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है भाई, बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। मूल ढांचा क्या है। पहली बात यह है कि मूल ढांचा जो है वह मोटे तौर पर जो हमारी शासन प्रणाली को लेकर, राज्य के प्रकारों को लेकर और कुल मिलाकर जो राजनीतिक व्यवस्था को लेकर जो सिद्धांत अपनाए गए वो मूल ढांचा है। यहां पर ये मूल ढांचा मोटे तौर पर प्रस्तावना से हमें पता लगता है और प्रस्तावना के साथ साथ समय समय पर न्यायालय इसका निर्णय करेगा। समय समय पर न्यायालय क्या है, निर्णय करेगा। इसलिए इसकी पूरी लिस्ट हमारे पास नहीं है, लेकिन मोटे तौर पर एक समझ है। संसदीय शासन प्रणाली, संघात्मक शासन प्रणाली, भारत का लोकतांत्रिक गणराज्य होना, भारत का लोकतांत्रिक गणराज्य होना, भारत की धर्मनिरपेक्षता, भारत के वास्तव में मूल भारत के संविधान में दिए गए जो समानता, स्वतंत्रता आदि के जो मूल अधिकार हैं, ये सब भारतीय संविधान के क्या है, मूल ढांचे हैं। ये भारतीय संविधान के मूल ढांचे हैं। मूल ढांचे का सिद्धांत 1973 में, मूल ढांचे का जो सिद्धांत है वह 1973 में केशवानंद भारती के केस में कह दिया गया। तो केशवानंद भारती के केस में जब दिया गया तो उसका यह क्या था कि मूल ढांचे को आप अनुच्छेद 368 के तहत जो संसद को संशोधन करने की जो शक्ति दी गई है, उस संशोधन करने की जो शक्ति है, उस शक्ति के आधार पर क्या है, आप नहीं बदल सकते हैं। आप संसद की संशोधन करने की जो शक्ति है वह शक्ति क्या है, आप नहीं बदल सकते हैं। संविधान के व्याख्या के कई सिद्धांत हैं, उसमें एक मूल ढांचे का भी सिद्धांत है। तो एक व्याख्या का सिद्धांत भी है और व्याख्या के सिद्धांत के अलावा संविधान के नहीं संशोधन हो सकने वाले आधारभूत तत्व भी हैं। जैसे संविधान का संशोधन करके आप संसदीय प्रणाली नहीं बदल सकते हैं, आप संघात्मक प्रणाली नहीं बदल सकते हैं, आप इसका लोकतंत्रात्मक गणराज्य होना नहीं बदल सकते हैं। आप मूल अधिकारों में कुछ जोड़ भले लें, लेकिन किसी मूल अधिकार को आप हटा नहीं सकते हैं। मूल अधिकारों को हटाने का मतलब है कि आप मूल ढांचे को क्या कर रहे हैं, बदल रहे हैं। संपत्ति के अधिकार को अगर हटाया गया तो उसे भी संविधान के दूसरे पार्ट में क्या है, रखा गया। लेकिन अगर आज ये निर्णय न्यायालय दे दे कि संपत्ति का अधिकार मूल ढांचा है, तो उसे फिर संविधान से हटाया या संविधान के किसी भाग से आप दूसरे भाग में नहीं डाल सकते हैं। तो मूल ढांचा न्यायालय के द्वारा समय समय पर इस पर रोशनी डाली जाएगी। मूल ढांचे की कोई असमाप्त सूची हमारे पास नहीं है। अलग अलग निर्णयों में भारत के उच्चतम न्यायालय के द्वारा जो मूल ढांचे बताए गए हैं, उनकी अगर लिस्ट हम बनाएं तो उनकी लिस्ट बनाने में हमको संसदीय शासन प्रणाली, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, संघात्मक शासन प्रणाली, भारत की धर्मनिरपेक्षता, मूल अधिकार और नीति निरीक्षक तत्वों का संतुलन, न्यायिक समीक्षा, न्यायिक स्वतंत्रता, ये सब क्या है, मूल ढांचा है। और इसे अनुच्छेद 368 के तहत संसद के द्वारा
जो शक्तियां प्राप्त हैं उन शक्तियों के द्वारा इसका संशोधन नहीं किया जा सकता है। क्यों नहीं किया जा सकता? तो देखो बच्चों, दो शक्तियां होती हैं, एक लीगल पावर होता है और एक कॉन्स्टिट्यूएंट पावर होता है। एक विधायी शक्ति होती है और दूसरी क्या होती है? संविधायी शक्ति होती है। तो विधायी शक्ति तो वास्तव में 245 और 246 में संसद को मिली। विधायी शक्ति क्या है? कानून बनाने की शक्ति है। और एक है संविधायी शक्ति। संविधायी शक्ति क्या है? संविधान के संशोधन की शक्ति। संविधान के संशोधन की शक्ति नया संविधान बनाने की शक्ति नहीं है। इसलिए अनुच्छेद 368 पर मूल ढांचे का सिद्धांत उस पर एक सीमा लगाता है। उसको क्या करता है? उसको परिसीमित करता है, उसको वास्तव में लिमिट करता है। सरकारें जो होती हैं वो किराएदार की तरह होती हैं और राज्य जो होता है बच्चों वो क्या है? मकान मालिक होता है। तो किराएदार को यह अधिकार नहीं होता है कि 2-4-5 साल के लिए अगर आए तो वह किराएदार क्या करे? मकान को क्या है? बदल दे। इसलिए आपको आगे मैं इस पर विस्तार से बात करूंगा। अभी आपके दिल की तसल्ली के लिए बेसिक स्ट्रक्चर का मैंने झलक दिखलाया है। ये झलक दिखला जा वाला है और आगे जो है पूरी फिल्म क्या है आपको क्या है बताई जाएगी। बेसिक स्ट्रक्चर को एससी डिफाइन करता है समय समय पर, लेकिन यहां पर अब मैं इसी पर आ रहा हूं। कौन बनेगा करोड़पति का 1 करोड़ का सवाल है कि क्या प्रस्तावना का संशोधन किया जा सकता है? और ये जो सवाल है इस पर जो 1 करोड़ मिलेगा वो चेक जो है सिलेक्शन के बाद मिलेगा। जब आप यहां पर दीक्षांत में आएंगे और हम लोग आपका खैर मकदम करेंगे उस समय क्या है मिलेगा। तो प्रस्तावना जो है यहां पर क्या इसका संशोधन किया जा सकता है? प्रस्तावना संशोधन मैं आपको 3 ऑप्शन दे रहा हूं। हां किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है, हां किया जा सकता है लेकिन तुम्हें कसम है कि मूल ढांचे को मत बदलना, अदरवाइज संविधान की आत्मा के साथ चीत्कार हो जाएगा। 3 ऑप्शन मैंने दिया। अब बताइए मुझे, क्या संविधान की प्रस्तावना का संशोधन हो सकता है? हां, नहीं, हां सीमित रूप में। मुझे आंसर दीजिए जो लोग यस को यहां पर, अच्छा ए ठीक है। हां में दिक्कत यह है कि आप मूल ढांचे को बदल देंगे, इसलिए संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है लेकिन प्रस्तावना में संशोधन करते समय मूल ढांचे को नहीं बदला जा सकता। इसलिए यहां पर उत्तर होगा हां, लेकिन सीमित रूप से। समझदार मेरे क्लास के समझदार बच्चों ने वास्तव में ये उत्तर बहुत ज्यादा बच्चों ने दिया। कुछ ही बच्चे जो है खुलकर सामने आ गए थे कि हां, अरे हां कर रहे हो तो सीमित रूप में क्या? सीमित रूप में। और अभी कुछ बच्चों को ये भी अगर कंफ्यूजन है कि संविधान का भाग है कि नहीं है, तो मैं क्या बताऊं कहां आप लोग रहते हैं, कहां आप लोगों का मन रहता है। मैंने इसको सबसे पहले ही बताया कि भाई जो प्रस्तावना है वह क्या है, यहां पर क्या लिखा गया है। मेरे प्यारे बच्चों अब यहां पर देख लो, आगे प्री में सवाल गलत करके मेरा नाम मत डुबोना यार, बहुत दिक्कत हो जाएगी। यहां पर क्या है, प्रियम्बल जो है, प्रियम्बल क्या है इस समय पोजीशन क्या है? हां, प्रियम्बल संविधान का अंग है। प्रियम्बल क्या है? संविधान का अंग है। इसलिए बदल लो, तुम्हें आजादी है बदलने की, लेकिन ईश्वर की कसम है कि ऐसा मत बदलना कि मूल ढांचा बदल दो। किराएदार हो, किराएदार की तरह रहो, मकान मालिक बनने की कोशिश मत करो। संविधान के मकान के मालिक संविधान बनाने वाले थे, या तो संविधान सभा नई बने और नई संविधान सभा बनकर फिर ये सब चीजें नए तरीके से किया जाए, तो उसकी जरूरत हमें नहीं है। हमारा ये संविधान शानदार तरीके से क्या काम कर रहा है, इसलिए ये क्लियर होना चाहिए।
कि भारत के संविधान की प्रस्तावना संविधान का अंग है, पहली चीज। दूसरी बात आपको मैंने क्लियर की कि संविधान के निर्माताओं के मन की कुंजी है ये। इसके साथ ही संविधान के उपबंधों को समझने में और व्याख्या करने में सहायक है। हमारे पूर्व न्यायाधीश हिदायतुल्लाह साहब ने कहा 1967 के गोलकनाथ के वाद में, उन्होंने ये कहा कि ये संविधान की आत्मा है। तो संविधान की आत्मा मतलब संविधान का सार है, संविधान का निचोड़ है, और इसको वास्तव में हम पूरे संविधान को, बाकी चीजों को शरीर मान सकते हैं। फिर अगर मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में यहां पर कोई झगड़ा या कोई भी प्राथमिकता और महत्व देने का सवाल आता है तो उसको हमें प्रस्तावना के संदर्भ में लेना चाहिए। फिर मैंने आपको बताया कि प्रस्तावना संविधान का प्रस्तावना में का संविधान में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन ये जो संशोधन होगा यह मूल ढांचे को बदलने वाला नहीं होना चाहिए। इसलिए प्रस्तावना से जुड़ी हुई मैंने सभी बातें आपको बता दी। अब प्रस्तावना से जुड़े हुए जो शब्द है बच्चों, उन शब्दों को भी दोहरा देता हूं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में, कॉन्स्टिट्यूशन में सेकुलर सोसाइटी, बिल्कुल पूछ सकते हैं, बिल्कुल पूछिए, दिल खोल कर पूछिए, बिल्कुल आप आजाद हैं प्रश्न पूछने के लिए। इसके बाद मैं संवैधानिक विकास का टॉपिक लेने जा रहा हूं, इसलिए उसके पहले बहुत संक्षेप में टू द पॉइंट कुछ सवाल पूछना है, तो आप क्या है पूछ सकते हैं। यहां पर प्रियम्बल के संदर्भ में यहां की सेकुलर सोशलिस्ट वर्ड इंसर्ट करने से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, तो बिल्कुल पूछ सकते हैं। यहां पर मैं यहां अगला जो सवाल, आप अगली जो चीज है वो फिर से दोहरा देता हूं। भारतीय संविधान के वास्तव में मूल ढांचे में कुछ और जोड़ सकते हैं नहीं। मकान में ऐसा है, गुरप्रीत टुटेजा, मेरे प्यारे स्टूडेंट, आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि हमारे मकान का जो ढांचा है वो बन चुका है। ये मकान का ढांचा 2 साल 11 महीने 18 दिन में बना था। 9 दिसंबर 1946 से बनना शुरू हुआ था और 26 नवंबर 1949 को प्लास्टर लगकर, रंगाई पुताई होकर ये ढांचा क्या है तैयार हो गया, सारा ढांचा तैयार हो गया। फिर इस ढांचे में जरूरत पड़ने पर हमने अपने काम के हिसाब से कुछ कमरे उमरे बढ़ा लिए, लेकिन नींव क्या है वास्तव में नहीं बदली। नींव क्या है हम नहीं बदल सकते हैं, और जो नींव है वो नहीं बदल सकते हैं। इसका मतलब कि हम ढांचे में कुछ नहीं जोड़ सकते हैं, ढांचा बना हुआ है। हम संविधान में संशोधन कर सकते हैं। नया संविधान क्या है वास्तव में क्या है, यही है। अफर्मेटिव एक्शन बच्चों मैंने बताया ही नहीं, तो आप परेशान क्यों हो रहे हैं। अफर्मेटिव एक्शन तो जब आगे आपको आरक्षण आएगा, सामाजिक न्याय आएगा, तो उसको मैं वहां पर बताऊंगा। इसके साथ ही जो प्रस्तावना के शब्द हैं, तो आप याद करिए शुरुआत की कक्षाओं को, मैंने यही सब शब्द तो बताया था। संप्रभुता क्या होती है बताया था मैंने, समाजवाद, इसके साथ ही धर्मनिरपेक्षता मैंने बताया था। इसलिए आज इन शब्दों को फिर से क्या है दोहरा देता हूं कि सॉवरेनिटी, यहां पर उपबंध की व्याख्या का कोई अपवाद भी है क्या, और या फिर कुछ प्रियम्बल में ही निहित है। प्रियम्बल के आधार पर हमें पता लगता है, लेकिन व्याख्या क्या है, न्यायालय जो है वो संविधान की व्याख्या करता है, उसको ये शक्तियां क्या है दी गई हैं। और सर, जब कॉन्स्टिट्यूशन के ओरिजिनल टेक्स्ट में वर्ड नहीं था, बट इसकी इसेंस में सेकुलरिज्म है। देखिए यहां पर क्या है कि सेकुलरिज्म जोड़ने से, सुभाष कश्यप जी अपनी किताब में लिखते हैं कि सेकुलरिज्म और सोशलिज्म को जोड़ने से दरअसल कुछ बदला नहीं। इसलिए नहीं बदला क्योंकि उनसे जुड़ी हुई बातें पहले से ही संविधान में थी, बस हमारे इंफेसिस में ये चीजें क्या है आ गई। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखो मिनर्वा मिल के केस में मैं हम लोग ये बता रहे हैं कि समाजवाद शब्द डाल देने से क्या हुआ,
समाजवाद शब्द डाल देने से यह हुआ कि हम समय समय पर जब किसी मिल का, कारखाने का, किसी भी वास्तव में ऐसा मामला आएगा तो हम उसके राष्ट्रीयकरण की वास्तव में क्या है, राष्ट्रीयकरण की बात क्या है सोच सकते हैं, राष्ट्रीयकरण के संदर्भ में क्या है कर सकते हैं। और इसके साथ ही क्या है, बेरुबारी मामले में जब प्रियम्बल को पार्ट माना ही नहीं, तब प्रियम्बल को क्यों तब प्रियम्बल को क्यों माना गया, यहां पर पार्ट माना नहीं, तब ये वास्तव में यह है। फिर इसके साथ ही यहां पर ये जो है, ये सब चीजें, बेरुबारी मामला और ये सब वास्तव में आगे सभी चीजें सुप्रीम कोर्ट के 30-32 इंपॉर्टेंट केस हैं, आपको क्या है बताए जाएंगे। बेरुबारी मामले में नहीं कहा गया था, लेकिन आगे जब कहा गया तो वहां पर दलीलें बदल गई, वहां पर जो दलीलें हैं वो दलीलें क्या है बदल गई। इसलिए जो है आपको एक व्यवस्थित तरीके से जो चीजें हैं वो चीजें क्या है पढ़नी है। अब मैं यहां पर फिर से दोहरा देता हूं, सॉवरेनिटी का मतलब होता है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब होता है सर्वोच्च शक्ति। तो जब किसी राज्य की विशेषता बताई जाती है तो उसमें कहा जाता है कि राज्य में जो सरकार होनी चाहिए वह सर्वोच्च शक्ति वाली होनी चाहिए, मतलब वह अपने भूभाग पर रहने वाले नागरिकों के लिए कानून बनाने की सर्वोच्च शक्ति है, और वह दूसरे देशों से संबंध को निर्धारित या तय करने के मामले में भी, अर्थात अंतरराष्ट्रीय मामलों में भी क्या है सर्वोच्च शक्ति है। तो सर्वोच्च शक्ति, संप्रभुता का मतलब होता है सर्वोच्च शक्ति। सर्वोच्च शक्ति भीतरी कानून बनाने के मामले में भी और इसके साथ ही अंतरराष्ट्रीय संबंधों को तय करने के मामले में भी क्या है होती है। अब रही बात बच्चों सोशलिज्म की, तो सोशलिज्म की अनेक परिभाषाएं हैं, लेकिन सोशलिज्म की एक बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा यह है कि समाजवाद को हम जो है अगर एक विचारधारा के रूप में लेते हैं तो इसमें 3 बातें केंद्र में हैं, समानता, सहयोग और वास्तव में क्या है समानता, सहयोग और समुदाय। ये जो तीनों बातें हैं समाजवाद के केंद्र में, इसका मतलब कि समाजवाद वह विचारधारा है जो समानता, सहयोग और समुदाय के केंद्रीय मूल्यों को स्वीकार करती है। समाजवाद के संदर्भ में पहली जो एक्सप्लेनेशन है वो प्रस्तावना में भी है, जब हमारी प्रस्तावना कहती है कि हम प्रतिष्ठा और अवसर की समानता देंगे। और समाजवाद की जो व्याख्या है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में हमें 38 और 39 में मिलती है, जहां पर असमानता को कम करने की और समानता को लाए जाने की बात कही गई है। इसलिए हमारे संविधान में जो समाजवाद अपनाया गया है, तो कुछ लोगों ने कहा कि ये फेबियन समाजवाद है, लेकिन फेबियन समाजवाद जो है वह समाजवाद है जिसमें समानता लाने के लिए समय विशेष पर कार्रवाई की जाती है। फेबियन नाम के एक सेना नायक थे, उनके नाम से समाजवाद इसलिए है क्योंकि वो कहते थे कि उचित समय पर ही व्यक्ति को क्या है कार्रवाई करना चाहिए, महत्वपूर्ण काम करना चाहिए। तो कुछ लोगों ने कहा, जो विदेशी जो व्याख्याकार थे, उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में फेबियन समाजवाद व्यक्त है। डी बसु जी ने अपनी किताब में इसका जिक्र भी किया है। लेकिन सही मायने में यह है कि हमारा जो समाजवाद है वह लोकतांत्रिक समाजवाद है, वह मार्क्सवादी समाजवाद नहीं है, क्योंकि हम क्रांति के माध्यम से, खून खराबे के माध्यम से, हिंसा के माध्यम से हम समानता लाने की क्या है बात नहीं करते हैं। तो हमारे संविधान की प्रस्तावना में आर्थिक जो समानता है वो प्रतिष्ठा और अवसर की समानता है। हमारे संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय करने की बात कही गई है। हमारे मूल अधिकारों में अनुच्छेद 15 में शिक्षा संस्थाओं के में आरक्षण की बातें हैं और अनुच्छेद 16 में नौकरी में आरक्षण की बातें हैं और अनुच्छेद 38 में असमानता को कम करने की बातें हैं और इसके साथ ही अनुच्छेद 39 में समानता को लाए जाने या बढ़ाए जाने की बातें हैं। ये सभी बातें ये सिद्ध करती हैं कि भारतीय जो लोकतंत्र है
उसका लक्ष्य समानता हासिल करना है, और समानता को हासिल करने वाली जब भी कोई बात होती है वो समाजवाद से क्या है, जुड़ सकती है। और इसके साथ ही न्यू एड्स कर सकते हैं, बिल्कुल ऐड कर सकते हैं, लेकिन नया, वास्तव में नया कमरा बनाते समय पुराने मकान का ढांचा हुलिया बदल नहीं सकते हो भैया। ये संशोधन मैंने बता दिया। आशुतोष रंजन जी, आईएएस बनना है तो एक ही बात को बार बार पूछकर कितना मेरा मुंह पकाओगे यार। संशोधन कर सकते हैं, सीमित रूप में कर सकते हैं, तो नया वर्ड भी ऐड कर सकते हैं। आखिर इंदिरा गांधी जी ने 3 नए शब्द तो क्या है, 3 नए शब्द तो ऐड किए ही ना। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा हमारी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और इसके साथ ही राष्ट्र की एकता के साथ अखंडता शब्द क्या है, उन्होंने ऐड किया। तो जब उन्होंने ऐड किया तो आगे भी ऐड हो सकता है, लेकिन ऐड होने में शर्त यह है कि जो पुराना मकान जिस नींव पर खड़ा है उस नींव को नहीं बिगाड़ोगे आप, इसलिए ऐड आप कर सकते हैं। यहां पर बिल्कुल आपके आगे नीचे ओम सम्राट ने सही उत्तर दिया है। इसका मतलब है, रंजन ने एक शब्द उठाया कि इसका मतलब है हम लोकतंत्र को समाजवादी तरीके से, हम समाजवाद को लोकतांत्रिक तरीके से प्राप्त करना चाहते हैं। रंजन कहां पर तर्क दे रहे हो? तर्क तुम्हारा ठीक होना चाहिए। हम समाजवाद को मार्क्सवादी तरीके से नहीं हासिल कर रहे हैं, हम समाजवाद को लोकतांत्रिक तरीके से हासिल कर रहे हैं। और कोर्ट के जजमेंट पर बच्चों अलग से क्लास होगा। अभी तो मैं तुम्हें ट्रेलर दिखा रहा हूं, अभी तो पूरी फिल्म बाकी है। और कोर्ट जजमेंट, जुडिशरी ये सब चिंता मेरे ऊपर छोड़ दो यार। 30-32 जो केसेज हैं, 35 केसेज हैं, उस पर हम लोग अलग से क्लास लेते हैं। इसके साथ ही पराग तोमर का सवाल है कि 1991 के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद सोशलिज्म पर कितना अफेक्ट हुआ। तो मैं ये कहना चाहता हूं बिना नाम लिए हुए कि मुखर्जी नगर में पढ़ाने वाले कुछ टीचर्स जो है, जिनका थोड़ा पॉलिटिकल साइंस वगैरह का बैकग्राउंड नहीं होता है और ऐसे ही बताते हैं, तो वो क्या करते हैं कि उसका कॉन्टेक्स्ट का जो वास्तव में मतलब होता है उसको पूरी तरह से बदल देते हैं। एक अच्छा सवाल है यहां पर क्या है, हम लोग देखते हैं बच्चों, हमने 1991 में हमने नई आर्थिक नीति अपनाई। हमारे पूर्व वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा कि देखो समझा रहा हूं, 3 चीजें अपना लो। एक तो उदारीकरण अपना लो, कानून को उदार बना दो, आयात निर्यात पर प्रतिबंध हटा दो। दूसरा समझा रहा हूं कि निजीकरण कर लो, प्राइवेटाइजेशन कर लो, और इसके साथ ही वैश्वीकरण की नीति, अपने आप को विश्व की अर्थव्यवस्था से क्या है, जोड़ लो। इस तरह से हमारे यहां जो नई आर्थिक नीति आई उसको क्या कहा गया, उसको कहा गया LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ये कहा गया। ये नई आर्थिक नीति थी। हमारे यहां बहुत सी नीतियां आई हैं, जैसे हमने पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से भारत के विकास की नीति को आजादी के बाद अपनाया। फिर हमने हरित क्रांति के लिए एक बहुत व्यवस्थित नीति लेकर हम आए, सफलतम नीति थी। फिर इंदिरा गांधी जी आई, उन्होंने गरीबी हटाओ की नीति लेकर आई। फिर विश्वनाथ प्रताप सिंह आए, उन्होंने पिछड़े वर्गों के आरक्षण की नीति को लागू किया। तो ये पॉलिसी इंटरवेंशंस हैं। अगर आपसे मेंस में पूछा जाता है कि मेरे प्यारे वतन के साथियों, भारत में, स्वतंत्र भारत में मेजर पॉलिसी इंटरवेंशंस क्या रहे हैं, तो आप बताएंगे कि जो 1950 के दशक की आर्थिक नीति थी, उसके बाद हरित क्रांति की नीति, हरित क्रांति के पीछे भी एक पॉलिसी थी, इसके साथ ही गरीबी हटाओ की नीति, आरक्षण की नीति, और उसके बाद नई आर्थिक नीति। यहां पर क्या है, नई आर्थिक जो नीति है वो आई। अब बच्चों, जब ये नई आर्थिक नीति आई
तो कुछ लोगों को यह लगा कि इसमें तो निजीकरण है, और हमने निजीकरण को अपनाकर समाजवाद को त्याग दिया। अगर मेरी क्लास में दूर दूर तक बैठे हुए भारत के कोने कोने से दीक्षांत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जुड़े हुए विद्यार्थियों, अगर आप समझते हैं कि निजीकरण को लाने से समाजवाद को भारत ने त्याग दिया, तो आप बहुत गलत व्याख्या कर रहे हैं। और अगर आपने कहीं से भी इसको पढ़ा लिखा है तो इसको आप आज से भूल जाइए, गलत कॉन्सेप्ट है। समाजवाद को अब आर्थिक प्रणाली से जोड़कर नहीं देखा जाता। समाजवाद और वास्तव में समाजवादी देश भी अब पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली या निजी उद्यम से संचालित होने वाली आर्थिक प्रणाली को स्वीकार कर चुके हैं। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब समाजवाद को आप आर्थिक प्रणाली के रूप में मत समझना। और अब आपने समाजवाद की बात छेड़ ही दी है, तो अब इस पर मैं थोड़ा भाषण दे ही देता हूं कि समाजवाद क्या है। अगर मैं इससे कौन बनेगा करोड़पति का एक करोड़ का सवाल पूछूं कि समाजवाद मजदूर वर्गों का आंदोलन है। समाजवाद जो है वह मजदूर वर्गों का आंदोलन था, है और आगे भी रहेगा। समाजवाद एक आर्थिक प्रणाली थी या समाजवाद एक विचारधारा है? आपको अगर इसमें से तीन में से कोई भी एक बात चुननी हो तो आप कौन सी बात चुनेंगे? समाजवाद क्या है आपके लिए? समाजवाद जो है वास्तव में क्या है? क्या है? मजदूर वर्गों का आंदोलन है, आर्थिक प्रणाली है या विचारधारा है यहां पर, या तीनों है? यहां पर समाजवाद क्या है? उपरोक्त सभी है। बताइए, उपरोक्त सभी है। तो जितने भी इतिहास के लोग रहते हैं वो इतिहास में क्या है, जब वो शुरू करते हैं तो इतिहास में समाजवाद की शुरुआत कैसे हुई? समाजवाद मजदूर वर्गों का आंदोलन था, इसने मजदूरों के लिए आवाज उठाई। यहां पर पूर्व में समाजवाद में, बिल्कुल पूर्व में समाजवाद में सभी चीजें क्या है, निहित थी। फिर उसके बाद क्या है, मजदूर वर्गों का आंदोलन, तो इसने मजदूरों के संदर्भ में क्या है बात उठाई। समाजवाद एक आर्थिक प्रणाली के रूप में वह था जिसमें हम ये कह सकते हैं कि निजी की तुलना में सार्वजनिक क्षेत्र को, सार्वजनिक उद्यम को जिसमें वरीयता दी जाती थी, प्राथमिकता दी जाती थी। तो समाजवाद एक ऐसी आर्थिक प्रणाली था जिसमें सार्वजनिक उद्यम को क्या है, प्राथमिकता दी जाती थी। निजीकरण को वास्तव में कम महत्व दिया गया, या बहुत अगर महत्व दिया गया तो मिश्रित अर्थव्यवस्था के संदर्भ में दिया गया। लेकिन बच्चों, मैं आपको कहना चाहता हूं कि समाजवाद का वर्तमान अर्थ मजदूर वर्गों के आंदोलन से बाहर निकल चुका है। मैं आपको इसका एक दिलचस्प उदाहरण देना चाहता हूं। भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल में एक बार हड़ताल हुई और वहां पर बुद्धदेव दास गुप्ता, उस समय मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता जो थे, वे मुख्यमंत्री थे। और जो मुख्यमंत्री थे उसके पहले ज्योति बसु वहां के मुख्यमंत्री थे। तो एक मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की, वास्तव में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में आप उम्मीद करते हैं कि समाजवाद की विचारधारा को, मार्क्सवाद की विचारधारा को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन उन्होंने अपील की सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स से। उन्होंने कहा कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर मजदूर वर्गों के भीतर नहीं आते हैं, इसलिए उन्हें हड़ताल नहीं करनी चाहिए। दरअसल आज जो है सर्विस क्षेत्र के आने से बच्चों, देखिए, जब तक कृषि एक हमारे पहले क्या है, विश्व में कृषि केंद्र में थी, फिर उसके बाद औद्योगिक अर्थव्यवस्थाएं आई और फिर उसके बाद सेवा क्षेत्र की प्रमुखता हुई। तो किसी कारखाने में काम करने वाला जो मजदूर होता है, कारखाने पर में काम करने वाला जो मजदूर होता है, उसमें एक चेतना होती है। लेकिन किसी नोएडा के किसी सॉफ्टवेयर की कंपनी में या दीक्षांत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कंप्यूटर सेक्शन को संभालने वाला जो व्यक्ति है, वो अपने आप को मजदूर नहीं मानेगा, वो इंटेलेक्चुअल मानेगा। क्यों? सर्विस सेक्टर में मजदूरी का कॉन्सेप्ट नहीं चलता है मेरे भाई।
और इसलिए सेवा क्षेत्र जैसे जैसे बढ़ेगा तो लेबर वाली जो फीलिंग है, वर्कर वाली जो फीलिंग है, वो लेबर वर्कर वाली फीलिंग ही खत्म हो जाएगी। इसलिए पूरी दुनिया के समाजवादी साहित्यों में यह बात कही गई कि मजदूर वर्गों की जो चेतना है, वो चेतना अब दो कारणों से नहीं मिलती है। पहला, मजदूरों के लिए जो आवाज उठाई जानी थी, जो उनकी वास्तव में समस्याएं थी, काम के घंटे, वेतन, सुविधाएं, तो संगठित मजदूरों के लिए वे सारी समस्याएं क्या है, दूर कर दी गई। लेकिन जो सर्विस सेक्टर में काम करता है, जो प्रोफेशनल है, जो डॉक्टर है, जो इंजीनियर है, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, जो कंप्यूटर ऑपरेटर है, इन सब को आप मजदूर या कामगार नहीं कह सकते भाई। इसलिए ये एटक, इंटक, C2, P2, भारतीय मजदूर संघ, हिंद मजदूर सभा, इनके द्वारा जब हड़ताल का आह्वान किया जाएगा तो रेलवे के संगठन भले शामिल हो जाएंगे, ये शामिल नहीं होंगे मेरे भाई। सर्विस सेक्टर का बढ़ना औद्योगिक अर्थव्यवस्था का एक परिवर्तन था और सर्विस सेक्टर में कार्य करने वाला व्यक्ति एक जोमेटो में, एक स्विगी में जो 10,000 15,000 पर फूड डिलीवरी कर रहा है, उसको आप कहोगे कि तुम मजदूर हो, आपके गाल पर 2 थप्पड़ मारेगा कि तुम मजदूर, मैं मजदूर हूं, मनरेगा का मैं मजदूर हूं, मेरा मन है मैं काम करूंगा, मैं नहीं करूंगा। इसलिए सर्विस सेक्टर का जो नेचर था उसने वर्किंग की चीजों को बदल दिया, और जब वर्किंग की चीजों को बदल दिया तो जिसने मजदूर वर्गों के नाम पर आवाज उठाई थी, जिसने मशाल लगाई थी, उसका आधार क्या हो गया, खत्म हो गया। पूरी दुनिया में मार्क्सवादी पार्टियों ने अपना जनसमर्थन कम उनका हो गया, जनसमर्थन खो दिया उन्होंने, क्योंकि वो पुराने बेस पर वोट ले नहीं सकते थे और नया बेस इन्वायरमेंट का, जेंडर का, वहां पर क्या है, ये क्या है, ये है। इसलिए अब मासूम, निर्दोष और कखा गवे वाले सवाल मत पूछो यार। इतनी बड़ी बात बता रहा हूं, अब तुम 10,000 इंजीनियरिंग वाले का सवाल उठा रहे हो। जो बात मैं कह रहा हूं वो बात कंट्राडिक्ट कर रही, तो उस पर आप सवाल पूछिए। और अब समझिए, आप ये समझेंगे तो आगे काम आएगा, फर्स्ट पेपर में भी काम आएगा। ये पॉलिटी का टीचर ज्यादा इसमें समाजवाद और इन सबको अच्छा बता सकता है। समझो इसको। यहां पर आर्थिक प्रणाली जो है, इकोनॉमिक सिस्टम के संदर्भ में देखिए, किसने ऐसा, दुनिया का कौन सा ऐसा देश है जो आज प्राइवेट प्रॉपर्टी को गाली दे रहा है? कौन कह रहा है कि विदेशी पूंजी जो है बेवफा होती है? हर आदमी, हर स्टेट, चाहे सोशलिस्ट हो, चाहे वो लिबरल हो, चाहे वो कोई भी मार्क्सिस्ट हो, हर आदमी पूंजीपति का पैसा लगवाने के लिए अपने यहां तैयार है। इसलिए यहां पर क्या है, आर्थिक प्रणाली के रूप में भी समाजवाद जो है वह अब नहीं रहा। हम निजीकरण को 1990 के दशक में ब्रिटेन की समाजवादी पार्टी, लेबर पार्टी, समाजवादी विचारधारा पर आधारित लेबर पार्टी ने अपने संविधान में संशोधन किया और उसने अपने संविधान में लिखा कि अब उसका लक्ष्य पूंजीवाद का उन्मूलन नहीं है, मुनाफे पर आधारित, निजी उद्यम पर आधारित आर्थिक प्रणाली को पूंजीवाद कहते हैं। तो मुनाफे और आर्थिक प्रणाली पर आधारित, जो मुनाफे और निजी उद्यम पर आधारित आर्थिक प्रणाली को हटाने की बात समाजवादियों ने कही थी। पुराने समाजवादियों का इतिहास उठाकर देखो, वो कहते हैं कि पूंजीवाद को समाप्त कर देंगे, लेकिन नए समाजवादी इस बात को नहीं करते हैं। पुराने समाजवाद का लक्ष्य था पूंजीवाद का उन्मूलन, नए समाजवाद का लक्ष्य है पूंजीवाद के साथ काम करना। इसलिए तुम IAS अगर बनना चाहते हो तो नई चीजों को समझना और सीखना होगा। तुम्हें यह समझना होगा कि समाजवाद ने अपना चोला बदल लिया है, तुम नहीं बदल पा रहे हो, इसलिए तुम समाजवाद पर तोहमत लगा रहे हो। कहीं भी पुराना समाजवाद नहीं है। चीन में है क्या समाजवाद? आपको लगता होगा चीन ने 1979 से नई आर्थिक नीति के तहत चीन ने स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स को अपनाया। और जब चीन ने स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स को अपनाया तो सोचो कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में पैसा किसका लगा है? केवल सरकारों का पैसा लगा है। भारत के लोग भी वहां पर स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में जाकर उन्होंने भी वहां पर निवेश किया, ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए। इसलिए अब कोई समाजवाद हो, उदारवाद हो, रूढ़िवाद हो, कोई भी वाद हो,
सभी को पूंजीवाद स्वीकार्य है। इसलिए आर्थिक प्रणाली के रूप में एज ए इकोनॉमिक सिस्टम सोशलिज्म इज डेड। सोशलिज्म क्या है? डेड है। इसीलिए आप जानते होंगे कि एक थिंकर ने कहा था कि विचारधारा का अंत हो गया है। अब यहां पर तीसरा, फिर जब हम इसके आधार पर भी नहीं पहचान सकते, जाओ चीन में देखो, वहां पर वही बिल्डिंगें मिलेंगी जैसी अमेरिका में मिलती हैं, वही निजी पूंजीपति है वहां पर भी जैसे अमेरिका में भी है। इसलिए आर्थिक प्रणाली के रूप में समाजवाद जो है अब जिंदा नहीं है। समाजवाद केवल विचारधारा के रूप में है। ऐसी कोई भी विचारधारा जो समानता, जो सहयोग और जो समुदाय की बात करती है वह समाजवाद थी, है और रहेगी। जब तुम्हारा भाषण शुरू हो और भाषण में शुरुआत में पहली बात हो कि भाइयों और बहनों, तो बंधुत्व के मूल्य को फ्रांसीसी क्रांति से आप क्या है आगे बढ़ा रहे हैं। इसलिए यहां पर अगर मैं आजादी और समानता में चुनना हो और मैं कहूं कि आजादी में छोड़ सकता हूं लेकिन समानता नहीं छोड़ सकता हूं, तो मैं समाजवादी हूं। और अगर मेरे मन में कोई उलझन है कि मैं आजादी छोड़ूं कि ना छोड़ूं, तो अगर मैं आजादी छोड़ने के लिए तैयार नहीं हूं समानता के लिए, तो इसका मतलब कि मैं उदारवादी हूं, समाजवादी तो नहीं हूं। इसलिए आज से मेरे कहने के अनुसार अपने मन में यह गांठ बांध लो कि जो आजादी के मूल्य को छोड़ने के लिए किसी भी हालत में तैयार नहीं होगा वो उदारवादी है। उसको चाहे तुम कुछ भी दे दोगे, वो कहेगा कि नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं, मुझे अपनी क्या है आजादी प्यारी है। और जो ये कहेगा कि समानता बहुत जरूरी है, समानता के लिए थिएनआनमेन चौक पर 1989 में चीन ने गोलियां चलवा दी थी जो विद्यार्थी वहां पर प्रदर्शन कर रहे थे। तो मेरे प्यारे बच्चों, मासूम निर्दोष बेगुनाह बच्चों, समाजवाद एक विचारधारा है। इस विचारधारा के 3 केंद्रीय मूल्य हैं, समानता, सहयोग और समुदाय। समाजवाद की मंजिल है समानता लाना। उस मंजिल को हासिल करने के, उस मंजिल तक पहुंचने के जो रास्ते हैं वो रास्ते अनेक हैं। अगर आप लोकतांत्रिक रास्ता अपनाएंगे तो लोकतांत्रिक समाजवादी हो जाएंगे। अगर आप मार्क्सवादी रास्ता अपनाएंगे तो मार्क्सवादी समाजवादी हो जाएंगे। अगर आप फेबियन रास्ता अपनाएंगे तो फेबियन समाजवादी हो जाएंगे। अगर आप चार्टर के द्वारा रास्ता अपनाएंगे तो चार्टिस्ट समाजवादी हो जाएंगे। अगर आप वास्तव में कोई दूसरा माओवादी तरीका अपनाएंगे तो आप माओवादी हो जाएंगे। इसलिए समानता को हासिल करने के लिए अनेक तरीके हैं। हमारे यहां संविधान में लोकतांत्रिक समाजवाद है। नेहरू को यह शब्द बहुत खास तौर पर पसंद था। अंबेडकर भी इस बात को बल देते थे कि हम एक ऐसा समाजवाद लाना चाहते हैं जिसमें लोगों के बीच में भाईचारा हो। अब अगर जितना मैंने बताया है उसमें कहीं किसी भी प्रकार का दुख दर्द हो, किसी भी प्रकार की समस्या हो, तो बिना संकोच के पूछ लीजिए। आज ये टॉपिक जो है यहां पर इसको कंप्लीट कर देंगे। तो यहां पर आप ये पाएंगे कि समाजवाद आया। अब उस प्रश्न पर आते हैं कि क्या हमने नई आर्थिक नीति आने से क्या हमने समाजवाद को छोड़ दिया? क्या समाजवाद हमारे संविधान की प्रस्तावना में जो लिखा गया है वो केवल ऊपरी शब्द है? क्या समाजवाद केवल ऊपरी शब्द है? नहीं। जो ये कहते हैं गलत कहते हैं, वो कचरा भर रहे हैं दिमाग में। ऊपरी शब्द नहीं है। भारतीय राज्य अभी भी गरीबों को उनके अकाउंट में 6,000 रुपया भिजवाता है। भारतीय राज्य अभी भी असमानता को कम करने के लिए प्रयास करता है। और जब तक भारतीय राज्य अपनी नीतियों के माध्यम से असमानता को कम करने का प्रयास करता रहेगा, समानता को लाने का प्रयास करता रहेगा, तब तक क्या है, वह समाजवादी है। इसलिए जो है बाजार अर्थव्यवस्था को स्वीकार कर लेने से हम समाजवादी नहीं रह गए, ऐसा नहीं कहा जा सकता। इसलिए हम समाजवादी हैं। हमने समाजवाद को त्यागा नहीं है, लेकिन समाजवाद का जो लक्ष्य है वो तो हमारे पास है, लेकिन अब तरीका राष्ट्रीयकरण का नहीं है।
तरीका सार्वजनिक, वास्तव में सार्वजनिक इकाइयों, साधनों, उद्यमों को वरीयता देने का नहीं है। बाजार के साथ हमने क्या है, लक्ष्य को इस साधने को कोशिश की है। अभी भी भारतीय राज्य गरीबी को कम करने का प्रयास करता है, असमानता को कम करने का प्रयास करता है और समानता को लाने का प्रयास करता है। इसलिए भारत में अभी भी समाजवाद के जो उद्देश्य हैं, यहां पर क्या है, उद्देश्य के संदर्भ में क्या है, निंदा है। अब यहां पर एक सवाल है कि भाई विनम्र निवेदन है कि पीटी क्वेश्चन के लिए सोर्स बता दीजिए। तो बच्चों अभी तक का मैं आपको सोर्स आगे बताऊंगा, इसमें आगे डिस्कस भी करूंगा, लेकिन जो प्रियम्बल है बच्चों, जो प्रियम्बल है, इसमें जितने सवाल हैं वो सारे सवाल सुभाष कश्यप से आए हैं। सुभाष कश्यप और पीसीएस का जो सवाल पिछले साल आया था वो डीडी बसु से आया था, डीडी बसु से क्या है, आया था। इसलिए जो है आपको मैं बता रहा हूं, किताबों के वास्तव में क्या है, असमानता कम करना, समानता लाना बिल्कुल समाजवाद है। क्योंकि समाजवाद का लक्ष्य क्या है, समानता। तो समानता कैसे आएगी, जब आप समाज में असमानता कम करें और समानता क्या है, लाएं। आप निजी संपत्ति का उन्मूलन करें, इस तरह का कोई लक्ष्य आपका नहीं है, यहां पर यह है। इसलिए जो है अब क्या है कि समाजवाद को मैंने आपसे डिस्कस कर दिया। अब मैं आगे आता हूं, नए टॉपिक की शुरुआत करता हूं और उस टॉपिक का नाम है, वह जो टॉपिक है वह टॉपिक क्या है। अब इसके साथ ही मैं प्रियम्बल में बच्चों जोड़ूंगा, मैं आपको सारे, अच्छा अब मैं आपको सारे जो आर्टिकल्स हैं वो आर्टिकल्स बताऊंगा कि समाजवाद के आर्टिकल क्या है, और मैं ये भी दिखाऊंगा कि अभी भी इंडियन स्टेट जो है इन इक्वलिटी को कम करने और ज्यादा से ज्यादा इक्वलिटी लाने का प्रयास करता है। लेकिन दुनिया के दूसरे देशों की तरह उसने भी बाजार अर्थव्यवस्था को स्वीकार कर लिया है और ऐसा दुनिया में हर जगह क्या है, हुआ है। तो ये हुआ। अब मैं यहां पर नेक्स्ट जो टॉपिक आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं, ये बहुत ही फैक्चुअल टॉपिक है बच्चों, तो इसमें बोर होने की संभावना भी आपकी रहेगी। मैं चाहे कितना भी अपने टीचिंग स्किल से कोशिश कर लूंगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप बोर ना हो, आपको चीजें समझ में आए, लेकिन आपको अपने पॉइंट पर, रूम पर मेहनत करनी पड़ेगी। तभी क्या है यार, वास्तव में क्या है कि आप अच्छे से क्या है कर पाएंगे। संवैधानिक जो विकास है, वह संवैधानिक विकास क्या है, वह कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट आपको मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। और ये कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट जो है इस प्री के लिए और मेंस के लिए, ये दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। संवैधानिक विकास मैं आपसे क्या है, यहां पर क्या है, लास्ट वाले टॉपिक में रंजन कुछ भी नहीं छूटा है। अगर आप बता देंगे कुछ छूटा है तो मैं उसको पूरा कर दूंगा, लेकिन मैंने जो कुछ भी आपको बताया है सब बता दिया, ज्यादा बता दिया है, जितना वास्तव में शीर्षक था, जितने मैंने टॉपिक्स लिए थे उससे ज्यादा बता दिए हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट आप पढ़ने जा रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट को बच्चों हम 5 चरणों में बांटकर पढ़ेंगे। हम इसको कितने चरणों में पढ़ेंगे, 5 चरणों में। तो यहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट का पहला चरण, ये पहला चरण है बच्चों, ये प्री और मेंस, प्री प्लस मेंस, ये दोनों का क्या है, ये दोनों का बच्चों 5 स्टार टॉपिक है। ये क्या है, 5 स्टार। जब मैं जिस टॉपिक पर आपको लिख दूंगा कि 5 स्टार टॉपिक है, तो आपको समझ जाना है कि इस टॉपिक पर पूरा कंट्रोल कमांड बनाना है और इस टॉपिक से किसी भी हालत में सवाल गलत नहीं होना चाहिए। तो उस तरीके से मैं आपसे डिस्कस करूंगा संवैधानिक विकास का टॉपिक। एक बात यहां पर और क्लियर कर देता हूं, एक और टॉपिक है बच्चों इवोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो इससे डिफरेंट है और इसके बाद मैं उस टॉपिक को क्या है लूंगा। तो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट जो है यहां पर, इसको हम लोग देखें तो भारत के संवैधानिक विकास को अध्ययन की सुविधा के लिए, बातों को समझने के लिए
और पूरे इतिहास को ध्यान में रखते हुए चीजों को करने के लिए हम 5 चरणों में बांट सकते हैं। तो यहां पर संवैधानिक विकास के 5 फेजेज हैं, इनके 5 फेज हैं। ये 5 फेज जो है एक बहुत कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के बहुत ही जाने माने ऑथर हैं जे.एन. पांडे। जे.एन. पांडे सर की जो किताब है उसमें 5 चरणों में भारत के संवैधानिक विकास को बांटा गया है। तो उसको हम लोग देखेंगे कि 5 चरण क्या है। पहला चरण है बच्चों अंग्रेजों का भारत आगमन। अंग्रेज भारत आ गए, भारत आगमन। ये जो चरण है बच्चों, इस चरण को 1600 ईस्वी से लेकर 1765 तक क्या है, इस चरण को माना जाता है। 1600 से 1765 तक क्या है, माना जाता है। दूसरा, अंग्रेजों के भारत आगमन के बाद ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना। जो ब्रिटिश साम्राज्य है, इस ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना हमने, ये दूसरा चरण है। इस दूसरे चरण को हम लोग 1765 से लेकर 1857 तक हम लोग इसको रखेंगे, यहां पर 1857। तीसरे का नाम थोड़ा सा अटपटा है। इसमें उन्होंने कहा कि भाई कंपनी शासन का अंत है। ये कंपनी शासन का यहां पर अंत है, और ये अंत है 1857 से लेकर यहां पर 1857 से लेकर 1919 तक, 1919 तक है। फिर इसके साथ ही चौथा, स्वशासन का आरंभ 1919 से लेकर स्वशासन जो है ये 1947 तक है। और पांचवा जो है संविधान की रचना। संविधान की जो रचना है वो 1947 से लेकर 1949 तक, चूंकि 46 वाला पार्ट इसमें आ जाएगा, ये है। इस तरह से भारत के संवैधानिक विकास को 5 चरणों में बांटकर क्या है, रखेंगे। कल हम लोग इस पर जो है, जो प्रस्तावना आज मैंने आपको बताई है, कल मैं इसके क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा। और एक क्वेश्चन मैंने शुरू में ही लिया था, जब मैं पॉलिटी की क्लास मैंने शब्दावली शुरू की थी, तो उस क्वेश्चन में मैंने आपको दिखाया था कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जितने विशेषण शब्द यूज किए गए हैं, वे विशेषण शब्द जो है वह वास्तव में किसके संदर्भ में है, क्या क्या विशेषण है। उस तरह के सवाल आईएएस में पूछे गए हैं, तो उन सवालों को भी करेंगे। और इसके साथ ही बहुत कॉन्सेप्चुअल प्री लेवल के सवाल कुछ पूछे गए हैं, जैसे स्वतंत्रता पर सवाल है, समानता पर सवाल है, समाजवाद आज मैंने आपको क्लियर किया, तो ये हो गया। इस तरह के जो सवाल हैं, इन सवालों को भी करेंगे। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको उस पॉइंट पर ले जाकर हर टॉपिक पर जरूर खड़ा करूंगा जहां से क्वेश्चंस क्या होते हैं। बस आपको अपने रूम पर, अपने घर पर, जहां से भी आप कनेक्ट हो रहे हैं, आपको लगातार क्या है, इसको प्रैक्टिस करते जाना है, समझते क्या है जाना है। अब इस टॉपिक को पढ़ने के पहले बच्चों, यहां पर मैं जो पारिभाषिक शब्द है, इन पारिभाषिक शब्दों को भी थोड़ा क्लियर करूंगा। पारिभाषिक शब्द क्या क्या है यहां पर बच्चों? जो पारिभाषिक शब्द हैं, जैसे एक शब्द आएगा बच्चों चार्टर। चार्टर, इसको CHARTER कहते हैं, चार्टर। चार्टर को हिंदी में राजलेख किया है जे.एन. पांडे सर ने अपनी किताब में। चार्टर के लिए राजलेख शब्द प्रयोग किया है। एक शब्द बच्चों यहां पर है एक्ट। एक्ट, इसको अधिनियम भी कहते हैं, और इसके लिए एक और शब्द है कानून। तो एक्ट शब्द भी बार बार होगा यहां पर, एक्ट। एक्ट को भी देखेंगे। एक
शब्द और आपसे यूज करूंगा, गवर्नर। गवर्नर बाबू क्या है, और आज भी हिंदुस्तान के गांवों में क्यों कहा जाता है कि का तुम गवर्नर हो, कलेक्टर हो, काहे तुम्हारी बात मान ले। अंग्रेजों के लोक प्रशासन का कितना गहरा असर है कि आज भी लोग जब किसी को ताना मारना होता है तो कहते हैं कि क्यों तुम्हारी बात मान ले, तुम का हो, तुम गवर्नर हो। अगर कानपुरिया हिंदी का इस्तेमाल करते हुए कहें कि तुम का हो, गवर्नर हो या तुम कलेक्टर हो, यहां पर क्या है, या फिर लाट साहब, यस लाट साहब। एक और यहां पर है बच्चों, एक और शब्द है गोरा साहब और भूरा साहब। ये गोरा साहब किसके लिए प्रयोग था? गोरा साहब शब्द, भूरा साहब शब्द और लाट साहब, कि लाट साहब शब्द भी क्या है, प्रयोग होता है। गोरा साहब शब्द अंग्रेजों के लिए था, अंग्रेज आईएएस ऑफिसर्स के लिए था, और भूरा साहब भारतीयों के लिए था। तो गवर्नर, इसके साथ ही एक और शब्द है बच्चों वायसराय, इसी के साथ ही गवर्नर जनरल। एक और शब्द आएगा लेजिस्लेटिव, लेजिस्लेटिव या विधायी, लेजिस्लेटिव। और एक और शब्द आएगा एग्जीक्यूटिव। कार्यकारी, कार्यकारी शब्द क्या है आएगा। तो चार्टर, एक्ट, गवर्नर, वायसराय यहां पर ये है। अच्छा, मिनिस्टर, गैंगस्टर या मिनिस्टर चलता है, ठीक ठीक, अच्छी बात है। सबका क्या है कि जुमला है। और एक अमरकांत, एक हिंदी के बहुत जाने माने कथाकार थे, अमरकांत, मुंशी प्रेमचंद की परंपरा के कथाकार हैं। और उत्तर प्रदेश की एक जगह है, एक जिला है, ऐतिहासिक जिला है बलिया, वहां के रहने वाले थे। तो उनकी एक कहानी है डिप्टी कलेक्टर। कभी मौका मिले, ऑनलाइन भी ये कहानी अवेलेबल है, इस कहानी को आप जरूर पढ़िए। तो पूर्वांचल और बिहार में डॉन, डॉलर और डिप्टी कलेक्टर, इन तीनों डी का बड़ा ही क्या है माहौल रहा है। डॉन, डॉलर और डिप्टी कलेक्टर। या तो आदमी डॉन बच जाए, या डॉलर लेने के लिए खाड़ी के देशों में चला जाए, या फिर इसी तरह से क्या है डिप्टी कलेक्टर बन जाए। तो समाज की क्या है अपनी एक विशेषता होती है। चार्टर को हम लोग समझते हैं कि चार्टर क्या है। तो देखो, चार्टर या राजलेख जो है, यह क्या होता है, राजलेख। कार्यपालिका के आदेश को चार्टर कहते हैं। कार्यपालिका का जो ऑर्डर होता है उसको क्या कहते हैं, चार्टर कहते हैं। जैसे ब्रिटेन की महारानी ने, क्वीन ने अगर ईस्ट इंडिया कंपनी को स्थापित करने के लिए कोई आदेश दिया तो आदेश क्या है, चार्टर है। वह आदेश क्या है, चार्टर है, ठीक है। और इसमें ओम जो है हम लोग आज से ही कंटिन्यू कर लेंगे। जो मैं आप लोगों को बताऊंगा वो आपके ऐप में कंटेंट वाले सेक्शन में वो चीजें, ये पीडीएफ आपको भेज दिया जाएगा, जैसे स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत क्या है नहीं रहेगी। तो यह है यहां जब तक स्क्रीनशॉट की व्यवस्था नहीं होती है तब तक। तो कार्यपालिका के आदेश को क्या कहते हैं, चार्टर कहते हैं। कार्यपालिका का जो आदेश है उस आदेश को क्या है, चार्टर कहते हैं। एक्ट क्या है, एक्ट क्या है, एक्ट हमेशा बच्चों क्या होता है, ये विधायिका के द्वारा, लेजिस्लेटिव के द्वारा बनाया जाता है। तो जब भी किसी विधेयक को, जब किसी विधेयक को पारित कर दिया जाता है तो वह विधेयक क्या होता है, अधिनियम या एक्ट बन जाता है। इसको आप ऐसे समझिए कि एक शब्द होता है बच्चों ड्राफ्ट, एक शब्द होता है ड्राफ्ट, एक शब्द होता है बिल,
और एक शब्द होता है एक्ट। इसको कहते हैं मसौदा, प्रारूप, या कई बार इसको रूपरेखा भी कहते हैं। बिल को कहते हैं विधेयक हिंदी में, और एक्ट को कहते हैं अधिनियम। ये तीनों शब्द जो है आपको पता होने चाहिए। अब यहां पर जो ड्राफ्ट है, उस ड्राफ्ट के संदर्भ में देखें, कानूनी प्रस्ताव की जो रूपरेखा होती है, कानूनी प्रस्ताव की रूपरेखा को क्या कहते हैं? ड्राफ्ट कहते हैं। जो कानूनी वास्तव में रूपरेखा है उसे क्या है? ड्राफ्ट कहते हैं। विधेयक जो है इसको क्या कहते हैं? जो वास्तव में कानूनी प्रस्ताव जब ये पेश कर दिया जाता है, पेश कर दिया जाना मतलब प्रस्तुत कर दिया जाना। कहां प्रस्तुत करोगे? विधायिका के सामने, असेंबली के सामने, लेजिस्लेचर के सामने। विधायिका के सामने जब किसी चीज को आप पेश कर देंगे, किसी कानूनी प्रस्ताव को मतलब ड्राफ्ट को जब आप पेश कर देंगे तो विधेयक हो जाएगा। तो कानूनी प्रस्ताव को या ड्राफ्ट को जब लोकसभा, राज्यसभा के सामने, इसमें से किसी के सामने आप पेश करते हैं तो वह क्या होता है कि यह क्या है? विधेयक होता है। अब आप ये जानते होंगे, पेश करने में है कि मोहम्मद रफी वाला गाना, आपने पुराना गाना अगर सुना होगा कि रंग और नूर की बारात किसे पेश करूं, तो ये पेश करने वाला जो शब्द है ये बहुत महत्वपूर्ण है कि पेश करना, प्रस्तुत करना। अधिनियम जो होता है ये पारित विधेयक को कहते हैं। जब विधेयक पारित हो जाता है तो ये क्या कहते हैं? अधिनियम कहते हैं। अब यहां पर मैंने दो शब्द आपको बता दिए, यहां पर दो शब्द क्या है बताए? चार्टर बताया, एक्ट बताया। गवर्नर का यहां पर जो गवर्नर शब्द है वो गवर्न करने से क्या बना हुआ है, और गवर्न करने वाला जो शब्द है वो शब्द हम लोग क्यों प्रयोग करते हैं? दरअसल जब हम ये मानते हैं कि कोई एक व्यक्ति है जिसके हाथ में सारे संचालन के सूत्र दे दिए जाएं, तो वो क्या है? गवर्न करने वाला हो गया, गवर्नर हो गया। गवर्नर को हिंदी में राज्यपाल कहते हैं। अंग्रेजों ने जो लोक प्रशासन भारत में बनाया, उस लोक प्रशासन में गवर्नर केंद्र था। गवर्नर के केंद्र या धुरी के बगल में सब कुछ क्या है? निर्मित किया गया, और गवर्नर के द्वारा उन्होंने एक एकात्मक या केंद्रीकरण वाली जो शासन प्रणाली है वह क्या है? अपनाई। अब ये जो गवर्नर होते हैं, यहां पर आप देखिए कि गवर्नर जो है यह क्या है? एक पद था। यह पद जो है कार्यपालिका से भी संबंधित था, और यह विधायिका से भी क्या है? संबंधित था। क्यों? क्योंकि गवर्नर इन काउंसिल, तो गवर्नर इन काउंसिल में काउंसिल बच्चों जो थी अंग्रेजों के समय में वो दो तरह की थी। एक को एग्जीक्यूटिव काउंसिल कहते थे। एग्जीक्यूटिव मतलब जो कार्यकारी गतिविधियों से जुड़ी हुई थी, और दूसरे को लेजिस्लेटिव काउंसिल कहते थे जो कानून बनाने की गतिविधियों से क्या है? जुड़ी हुई थी। लेकिन ये जो डिवीजन था, ये डिवीजन बाद में आया। तो गवर्नर एक पद था, यह पद मूलतः कार्यपालिका से संबंधित था, लेकिन शुरू में इस पद के साथ विधायी शक्तियां भी जुड़ी हुई थी, और गवर्नर को सलाह देने वाले सलाहकार होते थे, परामर्श देने वाले होते थे। 1861 तक गवर्नर के सलाहकार और परामर्श देने वाले लोगों के पास काम नहीं बांटा जाता था। तो पूरा केंद्रीकरण था, पूरा सेंट्रलाइजेशन था। सेंट्रलाइजेशन ऐसे ही आप देखें कि जैसे मान लीजिए कि इस सर्किल में ये गवर्नर हैं, और मान लीजिए कि 7 लोग यहां पर हैं, ये 7 केवल क्या सलाह दे रहे हैं।
ये केवल सलाहकार हैं, उसको जो मानना है नहीं मानना है वो खुद क्या है तय करेगा। तो उस गवर्नर को सलाहकार या परामर्श उसके साथ होते थे, लेकिन अंतिम हां या और ना गवर्नर की होती थी। इसलिए पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो अंग्रेजों ने जो शासन प्रणाली भारत में निर्मित की, उस प्रशासन प्रणाली में केंद्रीयकरण था, सेंट्रलाइजेशन था। 1861 में बच्चों विभागीय प्रणाली की शुरुआत होती है। और जैसे आज हमारे यहां मंत्रालय और विभाग होते हैं, उनको काम बांट दिया जाता है और संबंधित मंत्री और विभाग उसको देखते हैं। तो ये हमारे यहां शुरू कब से हुआ? 1861 लॉर्ड केनिन के समय में, जो 1861 का जो एक्ट आया था उसके संदर्भ में क्या हुआ। तो गवर्नर बड़ा इंपॉर्टेंट पोस्ट है। यह एक कार्यपालिका का पद था जिसको समय समय पर विधायी कार्य भी क्या है दिए गए थे। इसकी सहायता के लिए सलाहकार भी धीरे धीरे नियुक्त किए जाने लगे। इसके हाथों में सभी शक्तियां केंद्रित थी। यह केंद्रीकरण क्या है? वास्तव में केंद्रीकृत शासन प्रणाली का क्या है? उदाहरण है। और धीरे धीरे गवर्नर के साथ एग्जीक्यूटिव काउंसिल, काउंसिल मतलब जो सहायता और सलाह देने के लिए एक परिषद है, और उसके साथ ही एग्जीक्यूटिव काउंसिल के साथ साथ लेजिस्लेटिव काउंसिल भी क्या है इसको बनाई गई। अब यहां पर गवर्नर, फिर आप यहां पर आप देखेंगे तो गवर्नर जो है यह किसी ब्रिटिश प्रांत का हो सकता था, किसी ब्रिटिश प्रांत का हो सकता था, और पूरे भारत का हो सकता था। तो जब पूरे भारत का होगा, केवल बंगाल का होगा या कोलकाता का होगा, तो केवल एक यूनिट का होगा। और अगर पूरे भारत का होगा तो उसे क्या कहेंगे? गवर्नर जनरल। वो क्या है? जनरल है। वो गवर्न करने वाला कोई पर्टिकुलर या स्पेसिफिक उसका एरिया नहीं है। इसलिए गवर्नर जनरल शब्द भी समझना बहुत जरूरी है। अब इसके साथ ही एक और बात है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, अपनी स्थापना से लेकर 1857 तक, और खास तौर पर 1765 से 1857 तक बच्चों ईस्ट इंडिया कंपनी का जलवा था। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत को एक व्यापार करने वाली कंपनी, भारत में उसने शासन या प्रभुत्व क्या है उसने स्थापित कर लिया। जब उसने शासन या प्रभुत्व स्थापित कर लिया, उसमें कुछ शिकायतें आना शुरू हुई, और 1857 के बाद जो है शासन जो है वो ब्रिटिश राज के पास चला गया। तो कई बार क्या है, राज शब्द भी किताबों में मिलता है। राज मतलब ब्रिटेन का शासन। ब्रिटेन की महारानी के या राज परिवार के साथ जब शासन चला गया, तो राज परिवार के प्रतिनिधि को क्या कहेंगे? वायसराय कहेंगे। वायसराय, सराय मतलब यहां पर राजघराने से संबद्ध हो गया। जैसे हम कहते हैं ना कि मैं मुंबई जो है वाया नागपुर गया था, मैं मुंबई वाया पुणे गया था। तो वाया मतलब माध्यम से। इस तरह से पहले जो गवर्नर था वो 1858 के बाद जब भारत का शासन ब्रिटिश राज के भीतर आ गया तो वह वायसराय भी हो गया। इसलिए दोनों शब्द मिलेंगे आपको। गवर्नर पोस्ट के संदर्भ में है, फंक्शन के संदर्भ में है। वायसराय उसका वह डिजाइनेशन है जो उसके रिलेशन को बताता है। जैसे आप यहां पर समझिए कि हम ये कहते हैं कि एक आदमी जो है वह कलेक्टर है और वही आदमी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी है। ठीक है, यहां पर कलेक्टर है तो वो टैक्स के, रेवेन्यू के कलेक्शन के संदर्भ में फंक्शन है, और मजिस्ट्रेट है तो उसके जुडिशियल पावर्स को क्या है बताता है। तो व्यक्ति तो एक ही है लेकिन नाम क्या है यहां पर अलग अलग है, और नाम अलग अलग फंक्शंस को क्या है बताता है। तो गवर्नर जनरल वायसराय, गवर्नर पर्टिकुलर था और गवर्नर जनरल था, और इसके साथ ही क्या है वायसराय।
सराय का वाया, महारानी का वाया, महारानी का जो प्रतिनिधि होगा। तो 1857 के बाद क्या है, ये क्या है, शब्द क्या है, इसको भी क्या है यूज करेंगे। तो ये आपको क्या है, ये चीजें क्या है आपको समझ में आनी चाहिए, पता होना चाहिए। तो मैंने ये बताया, गवर्नर बता दिया, वायसराय। तो सही मायने में हम वायसराय शब्द कब यूज करेंगे, जब ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से शासन निकलकर जब ब्रिटिश राज के अधीन हम आ गए। तो ब्रिटिश राज के जब हम अधीन आ गए तो वो वायसराय के संदर्भ में हो गया। ये शब्द आपको क्या है समझना है। अब मैं ये जो फैक्चुअल टॉपिक है, इस फैक्चुअल टॉपिक को एक कॉन्सेप्ट के थ्रू आपको क्या है बताना चाहूंगा। यहां पर कॉन्सेप्ट जो है बच्चों, संवैधानिक विकास के को समझने के लिए क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं, इस इंपॉर्टेंट चीज को क्या है आप यहां पर, इसको इंपॉर्टेंट जो पहलू है, इस इंपॉर्टेंट पहलू को आप समझ सकते हैं। कैसे समझेंगे आप, तो यहां पर सबसे पहले भारत का जो स्वतंत्रता संघर्ष है, भारत का स्वतंत्रता संघर्ष, या इसको ऐसे करें कि जो अंग्रेजों के खिलाफ हमारी जो लड़ाई थी, उस लड़ाई में हम अपने आजादी के लिए भी लड़ रहे थे। वह लड़ाई स्वतंत्रता संघर्ष भी थी, फ्रीडम स्ट्रगल भी थी, और वह लड़ाई जो है वह इसके साथ ही हम ये कहेंगे कि राष्ट्रीय आंदोलन भी थी, नेशनल मूवमेंट भी थी। ठीक है, हम दरअसल एक उपनिवेश के, जब कोई देश दूसरे देश को अपने अधीन लाता है और सीधे सेना के द्वारा लाता है, सीधे सेना के माध्यम से लाता है, तो उसे उपनिवेशवाद कहते हैं। जब एक देश, एक मातृ देश, मेट्रोपोलिस कंट्री, एक डिपेंडेंट एक कंट्री को अपने अधीन बनाता है, सेना के माध्यम से डायरेक्ट लाता है, डायरेक्ट कंट्रोल होता है, तो उस डायरेक्ट कंट्रोल को, उस सीधे नियंत्रण वाली व्यवस्था को उपनिवेशवाद कहते हैं। तो आपको सभी को पता होगा कि वी आर कॉलोनी ऑफ ब्रिटिशर्स, हम ब्रिटिश लोगों के क्या थे, कॉलोनी थे, और हम ये अपनी आजादी के लिए हम वास्तव में क्या है, इसको वास्तव में इस कॉलोनी वाली स्थिति को क्या है हटाना चाहते थे। इसके साथ ही हम यहां पर आर्गुमेंट भी दे रहे थे कि हम हैं जानी, तुम हो, हम एक हैं, वी द पीपुल ऑफ इंडिया। एक होने की भावना वास्तव में क्या है, एक होने की जो भावना है वो राष्ट्र को निर्मित करती है। वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। तो वी द पीपुल ऑफ इंडिया जो हम लोग यहां पर कह रहे हैं, ये क्या है, ये नेशनल मूवमेंट भी था। यह हमारा क्या है, नेशनल मूवमेंट भी था। अब यहां पर जो हमारा स्वतंत्रता संघर्ष है, इस स्वतंत्रता संघर्ष में तीन बातें ध्यान में रखना, ये कि पहले हम अपने नेशनल मूवमेंट में या फ्रीडम स्ट्रगल में हम पहले क्या डिमांड कर रहे थे। हम पहले नेशनल मूवमेंट में यह डिमांड कर रहे थे कि हमको प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, हमको रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, और यह रिप्रेजेंटेशन हमें शासन और प्रशासन दोनों में मिलना चाहिए। चाहे वो आईसीएस की परीक्षा भारत में कराने की मांग हो, या आईसीएस की परीक्षा में भारतीयों को शामिल करने की मांग हो, या गवर्नर जनरल के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, लेजिस्लेटिव काउंसिल में भारतीयों को शामिल करने की मांग हो। हम रिप्रेजेंटेशन मांग रहे थे, हम अंग्रेजों से कह रहे थे कि हमें भी शासन में हिस्सा दिया जाए। तो पहले हमारी जो लड़ाई थी, उस लड़ाई का उद्देश्य, मंजिल क्या थी, प्रतिनिधित्व। फिर हमने कहा कि आप हमको होम रूल क्यों नहीं दे देते हैं, आप हमको
डोमिनियन स्टेट का जो स्टेटस है वह स्टेटस क्यों नहीं दे देते हैं? बच्चों, डोमिनियन स्टेट और इंडिपेंडेंट स्टेट दो तरह के होते हैं। जब हम लोग राज्य की बात करते हैं, जब हम लोग स्टेट की बात करते हैं, तो स्टेट जो है इस लिहाज से दो प्रकार के होंगे। एक बच्चों होता है डोमिनियन स्टेट। डोमिनियन स्टेट में कुल मिलाकर क्या होता है? यह डोमिनियन स्टेट जो है यह अधीन राज्य होता है, और इसमें कुल मिलाकर यह हो सकता है कि बाहरी मामलों में, अंतरराष्ट्रीय मामलों में वो दूसरे देश से संचालित हो, लेकिन अपने आंतरिक मामलों में क्या है, वह स्वतंत्र हो। आंतरिक मामलों में स्वतंत्र हो। तो भारतीय जो है डोमिनियन स्टेट की मांग कर रहे थे। वे कह रहे थे कि विदेश मामले, रक्षा मामले और इसके साथ ही संचार के मामले, ये विदेश, रक्षा और संचार के जो मामले हैं, ये मामले भारत को जो है, ये मामले अंग्रेज अपने पास रख लें, और इसके साथ ही जो आंतरिक मामले हैं उनमें हम स्वतंत्र करें। तो डोमिनियन स्टेट का कॉन्सेप्ट हमेशा इंडिपेंडेंट स्टेट के संदर्भ में क्या है, आता है, इंडिपेंडेंट स्टेट जो है इसके संदर्भ में आता है। तो पहले हम ये चाहते थे, आप याद करिए, जो होम रूल मूवमेंट था, जिसको एनी बेसेंट की प्रेरणा से भारत में चलाया गया था, जिसमें तिलक और बाकी नेता इन्वॉल्व थे। होम रूल मूवमेंट क्या था? होम रूल मूवमेंट अंग्रेजों के अधीन रहते हुए भी भारत में स्वशासन की मांग थी, होम रूल की मांग थी। वो डोमिनियन स्टेट का दर्जा हमें दे दीजिए, हम आपके अधीन रहेंगे, हम आपके उपनिवेश तब भी रहेंगे। आप विदेश, रक्षा, संचार, ये जो पद हैं, इन पदों पर वास्तव में, इन जो पद हैं, इन पदों पर आप अपने लोगों को रखिए। तो इस तरह से यहां पर आपको समझने के लिए बहुत जरूरी है कि संप्रभु राज्य, स्वतंत्र राज्य और डोमिनियन स्टेट दोनों कंट्रास्ट टर्म है। तो यहां पर जो हमारा राष्ट्रीय आंदोलन था, उसने पहले रिप्रेजेंटेशन की मांग की, फिर हमने होम रूल की मांग की, फिर हमने इंडिपेंडेंस की मांग की, हमने फिर पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की। किसी भी देश के संवैधानिक विकास को पढ़ने का मतलब है कि ये जो डिमांड है, इन डिमांड के अनुसार उस देश की शासन प्रणाली में वास्तव में क्या है, उस देश की शासन प्रणाली में क्या परिवर्तन होता है। तो स्वराज्य होम रूल से, स्वराज्य नहीं स्वशासन होम रूल से जुड़ा हुआ था, और वह डोमिनियन स्टेट की क्या है, मांग थी। तो पहले हमने अंग्रेजों से रिप्रेजेंटेशन की डिमांड की, फिर हमने अंग्रेजों से होम रूल की डिमांड की, स्वशासन की डिमांड की। अभी हम उपनिवेशवाद को खत्म करने की लड़ाई नहीं लड़ रहे थे, और फिर बाद में हमने कहा स्वतंत्रता हमें चाहिए और तुम लोग भारत छोड़कर क्या है, जाओ। संवैधानिक विकास में ये तीनों चीजें क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है, इनको भी समझना है। अब यहां पर नेक्स्ट पॉइंट आप समझिए कि भारत के संवैधानिक विकास को समझने का मतलब है कि उस संवैधानिक विकास के विभिन्न कारकों और उनमें होने वाली जो क्रिया प्रतिक्रिया है, या जो मांग है, जो दबाव है, वह वास्तव में क्या है, समझा जाए। भारत के संवैधानिक विकास के तनाव क्या थे? भारत के संवैधानिक विकास में स्टेक होल्डर्स कौन कौन लोग थे, कौन कौन से लोग उसमें शामिल थे, उसमें कौन कौन से पक्ष क्या है, वास्तव में क्या है, शामिल थे। अब यहां पर क्या है कि जो यहां पर कॉन्सेप्ट है वो ये है कि ब्रिटिश संसद जो है, यह क्या है, भारत के संवैधानिक विकास में, भारत का जो संवैधानिक विकास है उसमें एक तो बच्चों क्या थी, ब्रिटिश संसद थी। दूसरा यहां पर जो दूसरा इसमें एस्पेक्ट था बच्चों, वो ब्रिटिश ताज था, क्राउन था। तीसरा यहां पर एक पूरा सिस्टम था जो ईस्ट इंडिया कंपनी का था।
और इसके साथ ही जो और जो सिस्टम था वो भारत की जनता थी। भारत के संवैधानिक विकास को समझने के लिए आपको इन विभिन्न जो पक्ष है, इन विभिन्न पक्षों के बीच के संबंध को क्या है समझना पड़ेगा। ब्रिटिश संसद, ब्रिटिश ताज, भारत और इन सब के साथ साथ यहां पर हम लोग ये देखें कि भारत इन सब के साथ साथ ईस्ट इंडिया कंपनी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे और इसके साथ ही गवर्नर जनरल इन काउंसिल, गवर्नर जनरल इन काउंसिल, ये भी लोग थे। अब यहां पर आप तनाव को समझिए कि इसमें एक स्टेक होल्डर ब्रिटिश पार्लियामेंट है, इसमें दूसरी स्टेक होल्डर जो है वो ब्रिटिश ताज है, ब्रिटिश क्राउन है। इसमें तीसरी स्टेक होल्डर ईस्ट इंडिया कंपनी है और ईस्ट इंडिया कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो लंदन स्थित थे। यहां पर ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बच्चों हैं, ये इंग्लैंड स्थित है। ये क्या है? इंग्लैंड स्थित है। और जो गवर्नर जनरल है ये भारत स्थित है। ठीक है। अब यहां पर ब्रिटिश जो ताज है उसने ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्टर दिया। कब दिया? 1600 ईस्वी में चार्टर दे दिया गया। 1600 ईस्वी में चार्टर दिया गया। और चार्टर मैंने आपको भी बताया कि कार्यपालिका के आदेश को चार्टर कहते हैं। राजपत्र उसको विक्की नहीं कह सकते। राजपत्र जो होता है वो गजट के लिए यूज किया जाता है, इसलिए राजलेख शब्द प्रयोग करना ज्यादा यहां पर क्या है, यहां पर ये चार्टर ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी को प्राप्त हो गया। और कंपनी को इस चार्टर के साथ ही ईस्ट इंडिया पूरब के देशों के साथ व्यापार करने का एक अधिकार इसमें निहित था। इसमें क्या क्या खास बात थी? जो ईस्ट इंडिया कंपनी होगी, ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने जो कर्मचारी होंगे जो पूर्व के देशों में व्यापार करने के लिए जाएंगे, इनके बारे में, कर्मचारियों के बारे में नियंत्रण करने की शक्ति ईस्ट इंडिया कंपनी के पास होगी। इनके नियंत्रण करने की जो शक्ति है वह नियंत्रण करने की शक्ति किसके पास होगी? ईस्ट इंडिया कंपनी के पास नियंत्रण करने की शक्ति होगी। और नियंत्रण करने की शक्ति में मेरा सवाल यह है कि क्या दंडित करने की भी शक्ति होगी? क्या उन्हें पनिश करने की भी शक्ति क्या है ईस्ट इंडिया कंपनी के पास क्या है, होगी? तो यहां पर आपका उत्तर होगा कि हां, ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने कर्मचारियों, अपने मुलाजिमों को दंडित करने की भी शक्ति क्या है, प्राप्त हो, दंडित करने की भी शक्ति जो है वह क्या है, दी गई। अब यहां पर इस बात को आप समझिए, ये कंपनी क्यों बनाई गई थी? ये कंपनी ज्यादा से ज्यादा व्यापार के द्वारा मुनाफा प्राप्त करने के लिए बनाई गई थी। और इस मुनाफे को वास्तव में जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के जो डायरेक्टर थे उनके बीच में क्या है, बांटा जाना था। ये जो मुनाफा था इस मुनाफे को बांटा जाना था। अब यहां पर तनाव को आप समझिए, जो तनाव था वो तनाव क्या था?
भारत के संवैधानिक विकास को अगर आपको समझना है तो यहां पर कि पहला तनाव था टेंशन 1, जिसको मैं T1 कह रहा हूं, कि सारे जो पावर थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में समस्त शक्तियां क्या निहित थी, और ये जो समस्त शक्तियां हैं ये इंग्लैंड स्थित बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में थी, लेकिन कंपनी ने फैक्ट्रियां जहां लगाई वो इंडिया थी, और हजारों मील दूर बैठे किसी छोटे से काम के लिए बार बार पूछना व्यवहारिक तौर पर संभव नहीं था। इसलिए आप देखेंगे कि शुरुआती जो संवैधानिक विकास हुआ है उसमें इंग्लैंड स्थित बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास जो पावर थे, जो उनके पास लेजिस्लेटिव पावर्स थे, जो उनके पास एग्जीक्यूटिव पावर्स थे, वो पावर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से धीरे धीरे गवर्नर जनरल इन काउंसिल को क्या है दिए गए। ये पहला टेंशन था। पहला टेंशन ईस्ट इंडिया कंपनी के भीतर ही था। इंग्लैंड स्थित मालिकान और भारत स्थित गवर्नर जनरल, गवर्नर यहां के इलाकों को, यहां के व्यापार को कंट्रोल करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए, हर छोटी बड़ी चीज के लिए इंग्लैंड स्थित बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से आदेश लेता तभी काम करता। इसलिए आप शुरू के संवैधानिक विकास में देखेंगे कि जो चेंज होता है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में, 81 में, वो चेंज इसी तरह का क्या होता है कि 81, 84 इन सब में यही सब चीजें क्या होती। ये पहला टेंशन था, इसको मैं कह रहा हूं ये टेंशन 1 था, ये टेंशन 1 था। दूसरा जो टेंशन था वो ये था कि कभी किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि एक व्यापार करने वाली कंपनी शासन करने वाली कंपनी में बदल जाएगी और उसके पास कुछ जीते गए इलाके होंगे। उन जीते गए इलाकों में, उन जीते गए इलाकों से वह इतना राजस्व प्राप्त करेगी धीरे धीरे कि उसके जब गवर्नर जो हैं, कंपनी के गवर्नर जब ब्रिटेन जाएंगे तो एक आध दो पर मुकदमा भी चलेगा। आप जानते होंगे कि वारेन हेस्टिंग्स पर मुकदमा भी चला था। यहां पर अब क्या है, टेंशन नंबर 2 आ गया कि इस कंपनी की शक्तियां व्यापारिक शक्तियां नहीं, कंपनी की राजनीतिक शक्तियां बढ़ती जा रही थी और एक कंपनी का इलाकों पर क्षेत्राधिकार बढ़ रहा था। ब्रिटिश संसद, ब्रिटिश ताज ये चाहते थे कि ये शक्तियां उनको मिल जाएं और वे ब्रिटेन के हितों का, राष्ट्रीय हितों का संवर्धन कर सकें। तो एक कॉन्फ्लिक्ट, एक तनाव ये भी था, और वो तनाव राज के और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में था। इस तनाव का चरम बिंदु था 1857 का विद्रोह। 1857 के विद्रोह का पहला परिणाम आप इतिहास की किताबों में पढ़ते हैं कि भारत का शासन कंपनी के हाथों से निकलकर ब्रिटिश राज के हाथों में चला गया। ये तनाव था क्योंकि राज पहले से ही ये बात सोच रहा था। राज वहां ये कह सकता था कि हमको तुम्हारा शासन उसन नहीं चाहिए, लेकिन हमें कोई बदनामी भी नहीं चाहिए, इसलिए अपने चीजों को ठीक से नियंत्रित करो। तो दूसरा जो तनाव था वो राज और ईआईसी के बीच में, ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में था। भारत के संवैधानिक विकास को पढ़ने का मतलब है कम से कम 1857 तक का जो संवैधानिक विकास है उसमें ध्यान देना है कि राज ने कैसे ईआईसी को कंट्रोल करने की कोशिश की, और जब ईआईसी जरा सा मौका मिल गया राज को कि भारत में सब गड़बड़ हो रहा है, अंग्रेज बहुत, वहां पर अंग्रेजों की बदनामी हो रही है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से शासन लेकर राज को क्या है, ये चीजें क्या है, दे दी गई। तो इस तरह से यहां पर एक दूसरा तनाव था। जो तीसरा, अब इसी में तनाव आएगा कि जब ब्रिटिश राज के पास सीधे भारत का उपनिवेश आ गया, तो भारत के उपनिवेश के हितों को, भारत के उपनिवेश से संबंधित हितों की जो पूर्ति थी, वह पूर्ति वास्तव में क्या है, अब राज को अपने हिसाब से करनी थी।
और तीसरा सबसे खतरनाक जो तनाव था जिसने इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या है भंग कर दिया, बिपिन चंद्र अपनी फेमस किताब भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में लिखते हैं कि भारत का राष्ट्रीय आंदोलन भारत और ब्रिटिश हितों के संघर्ष का परिणाम था। मार्क्सवादी इतिहास दृष्टि जो है इतिहास को वर्ग संघर्षों के संदर्भ में देखती है, और यह बात सही भी थी। जो ब्रिटेन का हित था वो भारत का हित नहीं था, और जो भारत का हित था वो ब्रिटेन का हित नहीं था। ब्रिटेन का हित था कि भारत पर वो ज्यादा से ज्यादा समय तक नियंत्रण बनाए रखते, भारत के संसाधन, भारत के राजस्व को अपने कब्जे में करते और अपनी औद्योगिक क्रांति की उम्र को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाते। भारत के किसानों का खून निचोड़कर, पसीना निचोड़कर ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति को एक महत्वपूर्ण आधार मिला। और आपने अभी शशि थरूर का वो फेमस जो डिबेट था जिसमें उन्होंने हर जाने की मांग की थी, वो आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा, जिसमें बहुत चर्चित हुए थे। अभी उन्होंने किताब भी लिखी, अंधकार राज, यहां पर डार्क एज नाम से एक किताब लिखी उन्होंने। तो भारत के लोग आजादी चाहते थे, भारत के लोग चाहते थे कि उनका शासन कम से कम उनके हितों के अनुसार तो संचालित हो। अंग्रेज चाहते थे कि भारत का शासन उनके हितों के अनुसार संचालित हो। अंग्रेज जो है पहले नील की खेती चाहते थे, लेकिन जैसे ही सिंथेटिक रंग का आविष्कार हो गया, अंग्रेजों ने नील की खेती में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। इसलिए तीसरा जो तनाव था बच्चों, वो तनाव क्या था? वह तनाव वास्तव में ब्रिटेन और भारत के बीच में था, और ब्रिटेन के भारतीय उपनिवेश होने के संदर्भ में था। और इस तनाव का समाधान नहीं किया जा सका, इसलिए भारत अंततः क्या हो गया? स्वतंत्र हो गया। संवैधानिक विकास की कहानी इन तीन प्रकार के तनावों के घटने बढ़ने, इनके असमायोजित होने और इनके बजाय किसी एक पक्ष को वास्तव में सारे शक्तियां दिए जाने की कहानी है। भारत का स्वतंत्रता संघर्ष, भारत का 1947 का जो स्वतंत्रता अधिनियम है, वो इसी तनाव के रास्ते से जाता है। इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, 1726 का चार्टर, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1781 का, 1784 का, 1813 का, 1833 का, 1853 का, 1861 का, 1892 के संदर्भ में, फिर 1909, 1919, फिर 1935, फिर 1935 और 47 के बीच के सारे जो डेवलपमेंट हैं, वो डेवलपमेंट आप पढ़ेंगे और इस पृष्ठभूमि में क्या है आप पढ़ेंगे। आज मैं इतना ही रखता हूं, कल मैं इस पर बाकी जो चीजें हैं फेज वाइज क्या है आपसे डिस्कस करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।